कभी एनकाउंटर के लिए या फिर किसी रेड के लिए आप गए हो? हाँ, वो रेड तो बहुत बार की है हमने। एक बार ही हमारे पास एनडीपीएस की मुखबरी थी कि भाई ये बंदा जो है वो चिट्टा बेच रहा है। तो जैसे हमने अंदर एंट्री करी तो वो अंदर बैठ के हमने देखा तो जिस रूम में वो बैठा हुआ था उसमें वो चिट्टा पीने लग रहा है। पूरे बड़े फॉइल पेपर के ऊपर पूरा धुआं उठा रखा है, गजब का धुआं उठा रखा है। ऐसे जो आदमी था जिसके पास था वो डरता हुआ वो खा गया ड्रग्स। बॉलीवुड ने कहीं ना कहीं जय भगवान को एक बॉक्सर बनाने के लिए इंस्पायर किया। हाँ, ये लगा लो भाई। हम भी सोचते थे कि जैसे धर्मेंद्र जी एक मुक्का मारते हैं एक आदमी गिर जाता है, हम भी उसी फील्ड में चलेगा भी एक मुक्के से एक आदमी को गिराएंगे। एक बार ही मेरे को हिसार का ट्रैक सूट, हिसार जब आप किसी भी स्टेट में पार्टिसिपेट करते हैं डिस्ट्रिक्ट को तो उसका ट्रैक सूट मिलता है आपको गिफ्ट में। अच्छा। तो मुझे एक सीनियर था वो पहनता था हिसार डिस्ट्रिक्ट का ट्रैक सूट। मैं बोला सर भाई साहब मेरे को ये ट्रैक सूट बड़ा पसंद है, आप ये ट्रैक सूट दे दूँगा। तो सीनियर बोला भाई मैं तो 300 रुपये में दूँगा। तो मैंने फादर साहब से बात करी, मैंने 300 रुपये में वो ट्रैक सूट खरीद लिया, वो जो स्कूल की टीमों को मिलता है। जब मैं पहन के स्टेडियम में निकलने लगा तो मेरे कोच ने पकड़ लिया। वो बोला तुझे पता है तूने क्या डाल रखा है? मैं बोला नहीं पता सर। बोला ये जो हिसार लिख रखा है ना कमर के पीछे, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उतार इसको। जिंदर सिंह भी बहुत डिसिप्लिन है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है। और मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि वो मेरी लाइफ में आए और वहाँ तक उन्होंने बहुत बारी हमारा ऐसा है कि लाइफ के अंदर ऐसे उतार चढ़ाव आए जिस टाइम पे बहुत सारा साथ दिया। आपको कभी लाइफ में थ्रेट्स आए? थ्रेट्स आते हैं और जब से हमने क्राइम में उसमें काम किया तब से हम रोड के ऊपर कभी अकेले नहीं घूमते हैं। हरियाणा का ये जाबाज लड़का कैसे पहुंचा एक छोटे से गांव से ओलंपिक के बड़े स्टेज पर और उसके बाद हरियाणा पुलिस में डीएसपी की पोस्ट पर, जिसने हरियाणा के गैंगस्टर्स और माफिया से सीधी टक्कर ली है और इसने हरियाणा में जो ड्रग रैकेट है उसको ब्रेक करने में एक बहुत बड़ी मुहिम बनाई है और आज भी उसको निभा रहा है। आज है हमारे साथ जय भगवान, ओलंपियन और डीएसपी इन हरियाणा पुलिस। इन्होंने हमारे साथ शेयर किए बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस जिन्हें सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने जब सीधी गैंगस्टर्स और माफिया से टक्कर ली तो इनका जो लाइफ एक्सपीरियंस है वो सुनने लायक और देखने लायक रहा। तो चलिए बात करते हैं जय भगवान जी से। सर, वी आर वेरी ऑनर्ड टू हैव यू सर। वेलकम टू द शो। थैंक यू। जब भी कोई आर्म्ड फोर्सेस से या पुलिस फोर्सेस से हमारे शो पर आता है मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सर आपकी लाइफ जो है वो बहुत डिफरेंट है। आपका जो डिसिप्लिन है प्लस आपका स्पोर्टिंग करियर रहा है, आप ओलंपियन रहे हैं, आपने देश के लिए बहुत अन्य देशों में जाकर परफॉर्म किया है, मेडल्स लेके आए हैं। आप हमारे लिए एक धरोहर की तरह हैं। तो वी आर वेरी ऑनर्ड सर। थैंक यू सर। आज जो हम बातें करेंगे आपके ओलंपिक करियर के बारे में तो करेंगे ही। लोग जानना चाहते हैं कि जब हरियाणा को कोई छोरा ओलंपिक्स खेलने जाता है तो यहाँ के लोग और वहाँ के लोग कैसे उस चीज़ को परसीव करते हैं, आप कैसे परसीव करते हो, और प्लस जब आपका पुलिस करियर शुरू हुआ और आज की डेट में आप डीएसपी हैं हरियाणा पुलिस के, तो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। आपका आज जो एक्सपीरियंस है लाइफ को लेकर वो कैसा है? सर शुरुआत करते हैं आपकी अर्ली डेज से। जब आप तैयारी कर रहे थे एज ए बॉक्सर, आप जब छोटे बच्चे थे, आप किसी को आइडल मानते होंगे और आपने बॉक्सिंग को अपनी लाइफ का गोल बना लिया, वो शुरुआत कैसे हुई? मैं 1.5 साल से का बच्चा था तब मैं हिसार में शिफ्ट हो गया था। मेरे फादर साहब रोडवेज में पीडब्ल्यूडी बीएनडीआर के अंदर सर्विस करते थे जी। तो वहीं पे हम जिसके मकान के किराए पे रहते थे वो प्रीतम बॉक्सर हुआ करते थे, तो वो बॉक्सिंग करते थे। वो सीएसएफ में सब इंस्पेक्टर थे उस टाइम पे। तो मैं छोटा सा होता था तो वो मुझे क्या ईयर रहा होगा वो 96 के आसपास। 96? हाँ 96 में थे। तो वो एक्चुअल में क्या था, वो हेल्दी थे, 90+ केजी के थे। तो वो शोल्डर पे बिठा के मुझको भगाते रहते थे, बच्चे के साथ खेलते थे। वो वाला दौर था। तो अपने गोदी में बिठा के ऊपर से पानी से नहलाना, वो चीज़ें चलती थी उस टाइम पे। अच्छा। भाई गोदी में बिठा लिया, ऊपर से पानी डालते रहते थे, ठंडे में बैठे रहते। तो फिर धीरे धीरे वो जब वो मुझे स्टेडियम के अंदर लेके गए तो वहाँ पे जाके वो बोले चल भाई क्या कर सकता है। तो मैं कभी बास्केटबॉल खेल लेता था, कभी कुछ कर लेता था। लेकिन जब मैंने देखा कि वो बॉक्सिंग कर रहे हैं तो फिर मैंने बॉक्सिंग के अंदर गया, मैं जाके देखने लगा। तो वो चीज़ें देख के शाम को मूवीज़ देखते थे घर पे आके, तो वो धर्मेंद्र की मूवीज़ में होता था डिशुम डिशुम। अच्छा। तो वो बॉक्सिंग वाला स्टाइल वो वहीं पे घर पे आके डिशुम डिशुम होने लग गया। और वो फिर बॉक्सिंग को मतलब एज ए करियर नहीं कह सकते उस टाइम पे, एज ए मज़े लेने के लिए बस बॉक्सिंग में घुस गई, चलो मुक्के मारेंगे यार।
तो वो धीरे धीरे वो बॉक्सिंग चलने लगी थी तब। तो मतलब बॉलीवुड ने कहीं ना कहीं जय भगवान को एक बॉक्सर बनाने के लिए इंस्पायर किया। हाँ, ये लगा लो भाई, Especially हम भी सोचते थे धर्मेंद्र। कि जैसे जैसे धर्मेंद्र जी एक मुक्का मारते हैं एक आदमी गिर जाता है, हम भी उसी फील्ड में चलेगा, भी एक मुक्के से एक आदमी को गिराएंगे। लेकिन आपने अपने मुक्कों से बहुतों को गिराया है हाँ, गॉड गिफ्टेड हो गया वो, और कहते हैं देश ना। को इतने सारे मेडल्स लाके दिए। बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअल में जब रास्ता मिल जाता है तो फिर आदमी उसी रास्ते पर अगर मेहनत करता है तो जो भी कामयाबी है वो अपने आप आगे मिलती रहती है। तो फर्स्ट टाइम यही था कि भाई बॉक्सिंग करते हैं। उस टाइम पे घर पे एक ही साइकिल होती थी, फादर साहब साइकिल से जाते थे, वो साइकिल घर पे आती थी तो फिर मैं ग्राउंड पे जाता था। अच्छा। तो उसको ऐसे ही मैनेज करते थे भाई, फादर साहब मेरे लिए 5 बजे ऑफिस से आ जाते थे, मैं 5 बजे फिर खेलने जाता था। तो स्टार्टिंग में 3-4-5 महीने ऐसे ही खेले, उसके बाद फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेट की तो डिस्ट्रिक्ट में जीत गई। उसके बाद फिर स्टेट पार्टिसिपेट की, स्टेट में भी गोल्ड आ गया। तो स्टेट में जब गोल्ड आया तो सारे हम दुर्गापुर खेलने के लिए गए थे। दुर्गापुर कलकत्ता के अंदर पड़ता है जी। तो छोटा सा बच्चा था मैं, 13-14 साल का। तो उस टाइम पे दुर्गापुर गए तो घर वालों ने वो सारी रजाई वजाई साथ बांध के रख दी, भी जाओ दुर्गापुर जा रहे हो, सर्दी है ये है वो। तो जितना वेट मेरे अंदर नहीं था उससे ज़्यादा वेट मेरे बैग के अंदर था तो वो ट्रेन के अंदर लेके जाना, और उस टाइम पे हमारी कोई टिकट कंफर्म नहीं होना, टॉयलेट के पास सो के जाना, मतलब जो हाल हमने देखा है उस टाइम पे स्पोर्ट्स का, कि वो चीज़ें देख के और वहाँ पे गए और वहाँ जाके फिर खेलना। और फिर क्या होता था, जो सीनियर्स होते थे ना, वो नए बच्चे को वो इतना सा इंपॉर्टेंस देते नहीं, वो अपना अपना मेडल गिन लेते थे, भाई मेरा भी गोल्ड आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा। मैं और विजेंद्र एक साथ थे, तो हमारे गोल्ड को कोई भी नहीं गिन रहा था कि भाई ये जीतेंगे भी या नहीं जीतेंगे या क्या है क्या नहीं है। तो जब हमने वहाँ जाके हम दोनों ने पार्टिसिपेट किया तो वहाँ मेरा भी गोल्ड आ गया और उसका भी गोल्ड आ गया, विजेंद्र सिंह। हाँ, और जो सीनियर्स थे उनके नहीं आए। अच्छा। एक्चुअल में जो अपना अपना गोल्ड गिन रहे थे ना, वो तो सारे हार गए, और हम जो बिल्कुल ही मतलब फर्स्ट टाइम फ्रेशर थे तो हमारे गोल्ड मेडल आ गए। तो जो हमारे गोल्ड मेडल आने के बाद फिर हमें धीरे धीरे इंडिया टीम में एंट्री मिली। लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि एक बारी मेरे को हिसार का ट्रैक सूट, हिसार जब आप किसी भी स्टेट में पार्टिसिपेट करते हैं डिस्ट्रिक्ट को, तो उसका ट्रैक सूट मिलता है आपको गिफ्ट में। अच्छा। तो मुझे एक सीनियर था वो पहनता था हिसार डिस्ट्रिक्ट का ट्रैक सूट। मैं बोला सर भाई साहब मेरे को ये ट्रैक सूट बड़ा पसंद है, आप ये ट्रैक सूट दे दो मुझे। तो सीनियर बोला भाई मैं तो 300 रुपये में दूंगा, मतलब आप खरीद लो इसको। मैं बोला ठीक है जी मैं दे दूँगा। मैंने फादर साहब से बात करी, मैंने 300 रुपये में वो ट्रैक सूट खरीद लिया, और जो स्कूल की टीमों को मिलता है। जब मैं पहन के स्टेडियम में निकलने लगा तो मेरे कोच ने पकड़ लिया मेरे को। वो बोला तुझे पता है तूने क्या डाल रखा है? मैं बोला नहीं पता सर। बोला ये जो हिसार लिख रखा है ना कमर के पीछे, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उतार इसको। और वो मेरे से उतरवा लिया उसने उसी टाइम। मैं उस टाइम तक मैंने स्टेट खेला नहीं था मैं, तो बात मेरे बड़ी फील हुई कि यार ये क्या मतलब है। फिर जब मैं जीत के आया तभी उस कोच ने मेरे को वो ट्रैक सूट पहनाया, और अब तू इसको पहन सकता है, अब तू इसके लायक बना है। तो वो चीज़ें जो कोच की होती है ना, बहुत सारी चीज़ें, तो वो चीज़ें आदमी को लाइफ टाइम याद रहती हैं। और अब वो जो वो कोच मिलता है ना मेरे को बड़ी खुशी होती है। मैं कोच साहब आपने बताया था मेरे को कि हिसार की वैल्यू क्या है, जो हिसार लिखा हुआ है आपकी कमर के पीछे। तो वो चीज़ें काफ़ी लाइफ के टाइम में वो हुई। तो बॉक्सिंग स्टार्ट कर दी, दुर्गापुर खेल के आई, वहाँ भी गोल्ड आ गया। जब वहाँ गोल्ड आने के बाद फिर हरियाणा गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप दी हमें। उस टाइम पे स्कॉलरशिप मिलती थी 3100 रुपये के आसपास गोल्ड मेडल की। तो वो 3100 रुपये की स्कॉलरशिप भरी, तो 3100 रुपये आए 97 के अंदर। तो फर्स्ट टाइम पैसा मिला। तो बापू बोले हाँ भाई क्या चाहिए? तो मैं बोला जी साइकिल चाहिए। तो साइकिल एक ही थी ना घर में, वो उसी साइकिल से जाते थे उसी से आते थे। तो मैं बोला साइकिल चाहिए। बोला ठीक है भाई साइकिल ले लो। मेरे को साइकिल दिलाई। उस टाइम पे 1200 रुपये के आसपास साइकिल आती थी। अच्छा। तो 1200 रुपये की साइकिल ली, ग्राउंड में रूटीन में जाने लग गए हम। और एक्चुअल में मैं डिसिप्लिन स्टार्टिंग से स्पोर्ट्स का मेरा अच्छा रहा है कि मैं सुबह 4 बजे उठ के ग्राउंड पे जाता था। मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर स्टेडियम होता था, तो 10 किलोमीटर दूर जाना, फिर वहाँ पे ट्रेनिंग करनी 6:30 बजे तक, वापस आना, फिर स्कूल के लिए तैयार होना। स्कूल भी मेरा वहीं पे होता था, तो 10 किलोमीटर फिर स्कूल में जाना, फिर वापस आना। तो 60 किलोमीटर हम दिन में साइकिल ही चला लेते थे। जो बच्चे आज फिटनेस के लिए जिम में जाके गाड़ी में जाते हैं और वहाँ जाके साइकिल चलाते हैं फिटनेस के लिए, बिल्कुल वो हम रूटीन में करते थे वहाँ पे। तो जहाँ से आज के बच्चे का स्पोर्ट्स शुरू होता है वो हमारा रूटीन का काम होता है। तो वो चीज़ें रूटीन में चलती रहती थी। तो फिर साइकिल लेके गए, 4-5 दिन हो गए साइकिल को लिए हुए। साइकिल चोरी होगी स्टेडियम से। अच्छा, ये साइकिल चोरी हो गई? साइकिल चोरी होगी स्टेडियम से। अब घर में बताऊँ तो मुझे डर लग रहा है कि स्पोर्ट्स छुड़वाएंगे, तो यार पंगा तो ले लिया। अब घर में नहीं बता पा रहे, 2 दिन से किसी और की साइकिल मांग के जा रहे हैं। तो फादर साहब ने नोट कर लिया, अभी साइकिल तो पुरानी है। मतलब भाई साइकिल कहाँ है? मैं बोला जी चोरी होगी। तो यार चोरी होगी तो बता दे चोरी होगी, क्या बात होगी, तो घबरा क्यों रहा है?
तो मैं बोला जी ऐसे ऐसे चोरी होगी, मुझे लगा आप स्पोर्ट छुड़वा दोगे भाई। बोला कोई बात नहीं। मेरे फादर साहब ने मेरे को उसी टाइम दूसरी साइकिल दिलवाई। अच्छा, नई साइकिल दिलवाई भाई, चल कोई बात नहीं, बच्चा मेहनत कर रहा है। और सबसे खास बात ये थी कि मेरे पेरेंट्स की, उन्होंने मेरे को आज तक भी ये नहीं देखा कि ये लड़का नौकरी लगा हुआ है, जॉब कर रहा है, सैलरी आ रही है नहीं आ रही है। वो हरियाणा में एक्चुअली में पेरेंट्स ना थोड़े से बच्चों से थोड़ा सा गैप बना के रखते थे। अब तो फिर भी हम साथ रहने लग गए, क्योंकि छोटी फैमिलीज हो गई, इकट्ठा रहने लग गए। तो उस टाइम पे क्या होता था, पेरेंट्स जो होते थे ना आपकी पीठ के पीछे से देखते थे कि बच्चा मेहनत कर रहा है, किसके पास उठ रहा है, किसके पास बैठ रहा है, पीठ के पीछे से देखते थे, कभी सामने नहीं आते थे। मेरे हिसार के अंदर 2004 में नेशनल हुई थी, तो उस नेशनल के अंदर मेरे खुद होम ग्राउंड के अंदर नेशनल हुई थी, तो मेरे पेरेंट्स देखने नहीं गए। अच्छा, वो इसलिए नहीं गए कि बोले भाई हम देखने आएंगे। मैं बोले जी आप देखने मत आना, मैं नर्वस हो जाऊंगा। देखो ये फेयर होता है, भाई बापू देख रहा है, हार जाएंगे तो इंसल्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो जब मेरी सेमीफाइनल फाइट आई, उसमें डिंको सिंह हमारे बड़े अच्छे बॉक्सर्स होते थे, वो और मैं सेमी वेट कैटेगरी में थे। तो ये फेयर था मुझे भाई। डिंको सिंह तो यार उस टाइम पे 98 में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल आ गया था उनका, तो बड़ा अच्छा नाम था यहाँ। और तो ये था कि भाई इस वेट में तो गोल्ड लेके आना है तो कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। तो मेरे वेट में एक लड़का होता था भिवानी का, सोनू चैल, उसने डिंको सिंह को हराया। सोनू चैल के साथ मेरी फाइट आ गई, सोनू चैल को मैंने हराया। तो जब सोनू चैल के साथ मेरी फाइट आई तो मेरे पेरेंट्स और सारे मुझे बगैर बता के पब्लिक में बैठ के देख रहे थे। मुझे नहीं पता था मेरे आज पेरेंट्स आए हुए हैं। वो चुपचाप आए, उसमें पब्लिक में बैठ के देख के गए क्राउड में। और जैसे ही मैं जीता, पब्लिक ने मेरे को शोल्डर पे उठा लिया। और हरियाणा में कल्चर है, जब बच्चा जीतता है तो उसको पैसे देते हैं लोग। हाँ जी। तो वो मेरे बनियान में सारे पैसे ही पैसे डालते रहे लोग, जो भी जिसने जो भी इच्छा थी, किसी ने 10 डाल दिए, किसी ने 20 डाल दिए, ऐसे करके सारी चीज़ें ऐसे होती रही। तो मैं घर गया उस दिन शाम को, तो मेरे फादर साहब पपीता काट रहे। तो मुझे नहीं पता वो फाइट देख रखी है। तो मेरे को घर जाके बोले ले भाई आज पपीता खा ले। मैं बोला जी क्या बात होगी, मैं पहली बार देख रहा हूँ मेरा बापू मेरे लिए पपीता काट के तैयार रख रहा है। तो देख के ना, तो मेरी माँ बोली भाई तेरे फादर साहब देख के आए तेरी फाइट आज। तो पेरेंट्स मतलब जाहिर नहीं कर पाए, उन्होंने पपीता काट के शो करा भाई मेरा लड़का अच्छा खेला है। तो ये चीज़ें ना बड़ी हमारे उसमें बड़ी मायने रखती हैं। तो वो बातें कई बार फील होती हैं जब बापू की वो बातें याद आती है ना कि यार देख मेरा बापू ने मेरे लिए पपीता काटा था, उसने मेरी फाइट देखी थी। बिल्कुल। तो लाइफ के अंदर कई बार ऐसे ऐसे स्टेप्स आते हैं कि पेरेंट्स की चीज़ें बड़ी याद रहती हैं। वो उनका प्यार जताने का तरीका, प्यार जताने का, आशीर्वाद देने का। यस। जहाँ लोगों ने आपको सराहना दी, आशीर्वाद दिया, कितने भी पैसे दिए, क्योंकि आपने उनके उम्मीदों से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, वहीं आपके पेरेंट्स ने आशीर्वाद दिया। हरियाणा में आप सही कह रहे हो कि पेरेंट्स का थोड़ा बच्चे के प्रति थोड़ा कहीं सख्त हो सकता है कि सख्त अंदाज हो, लेकिन वो हर पेरेंट यही चाहता है कि मेरा बच्चा सफल हो, और चाहे वो सख्त तरीके से ही सफल हो लेकिन वो सफल हो। तो अब यहाँ से कहानी जब आगे बढ़ी, जब आप एशियन गेम्स खेले, जब आप कॉमनवेल्थ खेले, आपके एक बहुत अच्छे मित्र हैं विजेंद्र सिंह, जो कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग उन्होंने की, ओलंपिक में मेडल लिया है, और आज की डेट में भी बहुत प्रचलित इंसान हैं। पॉलिटिक्स में भी बीजेपी उन्होंने रिसेंटली ज्वाइन करी। आपका उनसे कनेक्शन कैसे बना और कहाँ शुरुआत हुई थी? एक्चुअल में मैं और विजेंद्र स्टार्टिंग बचपन से एक साथ खेल रहे हैं। अच्छा। तो पहले तो हम एक वेट कैटेगरी में होते थे जब छोटे होते थे। तो उसके बाद विजेंद्र अब चला गया 64 में, मैं 57 में खेलता रहा। तो विजेंद्र की हाइट लंबी थी तो वो वेट कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो वो वेट गेन करके और साथ चलते रहे। तो वेट का डिफरेंस होने के कारण, एक तो सेम वेट के जब बॉक्सर्स हो जाते हैं तो वो एक रूममेट नहीं बन सकते, क्यों वो अपोनेंट हो जाते हैं। अच्छा। तो वेट चेंज होने के साथ हम बचपन से रूममेट रहे, और हमारा स्टार्टिंग से ये था कि जो प्रोटीन का अगर डिब्बा आ रहा है तो उसी से विजेंद्र खा रहा है, उसी से मैं खा रहा हूँ। ये नहीं था कि भाई कुछ था। तो रूम के अंदर यही होता था कि भाई अंडरवियर चेंज नहीं करेंगे और सारे कपड़े एक दूसरे को डाल सकते हैं। तो मतलब वो बड़ी दोस्ती थी। और फैमिली से ज़्यादा टाइम हमने एक दूसरे के साथ बिताया है, तो एक दूसरे की सारी बातें, सब यारी दोस्ती सब पता होता था कि आज क्या है। और जो कहते हैं कि कंपनी बहुत मैटर करती है, बिल्कुल। मेरे लिए विजेंद्र सिंह की कंपनी इतनी मैटर करती थी कि मैं बचपन से शरारती था, मतलब नोटी था, मैं कभी शरारत कर देनी। बचपन में मेरे एक बारी मेरी माँ ने मेरे को गंजा करवा दिया, मैंने जाके उस नाई को ईंट मार दी। तो मतलब ये शरारतें मेरी बचपन से थी। तो जब विजेंद्र सिंह आया तो उसके बाद ना मेरी लाइफ में डिसिप्लिन हो गया। मतलब स्टार्टिंग से उसका डिसिप्लिन था भाई, अगर हमने 9:30 बजे के बाद डिनर कर लिया तो 9:30 बजे हमारे रूम की लाइट बंद हो जाती थी। किसी को सोना है तो सो, नहीं सोना है तो लाइट बंद है, लेटे रहो आप जी। और सुबह जो टाइम पे उठना है वही टाइम होता था। और वो डिसिप्लिन जो था ना, जो पार्टनर का होता है, वो आदमी को कहीं ना कहीं
ठीक करके ले जाते हैं। बिल्कुल, विजेंद्र सिंह भी बहुत डिसिप्लिन है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है। और मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि वो मेरी लाइफ में आए और वहाँ तक उन्होंने बहुत बारी, हमारा ऐसा है कि लाइफ के अंदर ऐसे उतार चढ़ाव आए जिस टाइम पे बहुत सारा साथ दिया। और विजेंद्र सिंह का एक नेचर है, वो किसी से लड़ाई नहीं करते। वो अगर उनकी और आपकी नहीं बन रही तो आपसे रास्ता साइड कर देंगे वो। अच्छा, मेरा ऐसा नेचर था कि हो जाती थी अटैक। तो इस वजह से एक्चुअल में मेरा वेट कम होने की वजह से जी, तो लोग कोई भी है वो मेरे ऊपर जल्दी हैवी हो जाते हैं, भैया पतला सा है दबा लेंगे। अच्छा, लेकिन जब पंच लगता था तब धरती हिलती थी, तब पता लगता था कि यार ये तो कुछ और ही चीज़ है। तो ये चीज़ें कई बार हुई लाइफ के अंदर के, जो मेरा गुस्सा था उसकी वजह से मुझे बहुत सारे पंगे होते रहे लाइफ के। कभी ये जो बॉक्सिंग की स्किल है कभी सड़कों पे इस्तेमाल की गई है? बहुत बार, कभी नहीं बहुत बार हुई है। अच्छा, और बहुत बार भी ये होता था कि बस मुझे लगता था यार, एक्चुअल में क्या होता है जब लगता है ना पंच, तो आदमी 3 तरीके से गिरता है। जब पंच यहाँ से लगेगा तो आदमी गिरेगा जैसे फट्टा गिरता है, ऐसे ही एकदम से। और पंच यहाँ लगेगा तो ऐसे गिरेगा जैसे कपड़ा गिरता है, और यहाँ से लगेगा तो ऐसे ऐसे हिल के गिरेगा। तो ये तीनों पोजीशंस है हमारे पंच की। अगर जिस तरीके से लग गया ना आदमी, उसी तरीके से गिरता हुआ आएगा, तो पता लग जाता है कि परफेक्ट पंच कहाँ लगा है। तो कई बार ऐसा होता था। तो आपने बहुत प्रैक्टिस कर ली इस पंच की, जज जितनी सड़कों पे की है उतनी आपने रिंग में भी करी है। नहीं, एक्चुअल में सड़कों का हमें बाद में पता लगा कि भाई सड़कों पे जो लड़ना है वो हमें हमारे करियर के अंदर पीछे लेके जा रहा है। क्योंकि आप सड़क पे जो पंच मार रहे हो वो आपको इंजरीज में कन्वर्ट हो जाती है। आपने किसी को मारा, सिर में लग गया, हाथ टूट गया। आपने किसी को मारा, पुलिस केस हो गया, फिर आप पीछे हट गए। आपने किसी को मारा, एक टाइम पे 5-10 लड़के ज़्यादा आए, उन्होंने आपको मार दिया, इंजरी हो गया, टूट गया, कुछ होगा, गेम स्टॉप। तो ये हमारी बेवकूफ़ियाँ थी बचपन की, लगा लो या बचपना था, जो भी हमें पता नहीं था कि इसका साइड इफेक्ट क्या हो। जी, तो उन साइड इफेक्ट के अंदर से निकलते निकलते जब फर्स्ट टाइम मैंने फ्रैंकफर्ट के अंदर पैर रखा ज़िंदगी के अंदर, तो वो एक अलग ही चीज़ें थी जी। तो वहाँ से हम चलते रहे और ज़िंदगी चलती। हरियाणा के लड़कों का फॉरेन कंट्रीज में कदम रखना, ये हर बार एक कहानी बनी है यहाँ पे। चाहे कोई और, चाहे इवन पंजाब के भी आप मिल्खा सिंह की बात करो, हमने फिल्मों में देखा है जब मिल्खा सिंह पहली बार जाते हैं अपनी पहली दौड़ करने, तो वो प्लेन की जो फ्लाइट का जो एक्सपीरियंस है वो भी उनके लिए बहुत बड़ा है। तो आप जब पहली बार फ्लाइट में बैठे और जब आप किसी फॉरेन सॉइल पे उतरे, लोगों से बात किया, तो इंग्लिश का तो एक सबसे बड़ा, क्योंकि हमारे हरियाणा में इंग्लिश तो बहुत ही टेढ़ी चाल चलती है, तो कैसा एक्सपीरियंस था? एक्चुअल में जब हम फर्स्ट टाइम जर्मनी के लिए फ़्लाइट हमारी गई तो हम साथ ही थे, विजेंद्र और हम साथ ही थे। तो वहाँ पे फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे जब हम उतरे, एकदम से पालिका बाज़ार के अंदर से जिसने अपना बैग खरीदा हो, सामान खरीदने के लिए सूटकेस खरीदा, और एकदम से फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे उतर जाए, 97 की बात बता रहा हूँ, 98 की। तो ऐसा लगा कि जैसे धरती पे कहीं पता नहीं कहाँ उतर गए यार, ये ऐसे भी कंट्रीज़ होती हैं क्या, कुछ ऐसा भी होता है। तो वहाँ उतरे, फिर वहाँ मर्सिडीज़ गाड़ियों में हमें लेने आए हुए हैं, वहाँ फ्री वे के ऊपर गाड़ी जा रही है 220 की स्पीड पे, मतलब अलग ही चीज़ में पहुँच गए ना यार, इतनी इतनी तेज़ गाड़ियाँ भाग रही हैं। फिर वहाँ हम उतरे, जब लोगों से हमने बात की तो एक्चुअल में जर्मन जो लोग हैं वो इंग्लिश बोलना पसंद नहीं करते, वो अपनी लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं। अगर उनको आती भी है तो बोलेंगे नहीं जानबूझ के। तो वो वाली जो ये डिफरेंस था ना इंग्लिश वाला, तो ये वो हमारे बीच वाला जो गैप था ऑटोमेटिक खत्म हो गया, क्यों आती उसको भी नहीं आती, हमको भी नहीं तो दोनों सेम से हो गए। तो वो चीज़ें हमारे लिए बड़ा मैटर कर रही थी कि यार कोई नहीं, सेम ही है। लेकिन जब हम वहाँ पे गए, जैसे अभी आप मॉल्स में देख रहे हैं कि सेल्समैन्स नहीं होते और कुछ नहीं होता, तो उस टाइम पे वहाँ सेल्समैन्स नहीं थे मॉल्स 97 में। हाँ, तो यहाँ तो पालिका बाजार में 100 की 200 की 2 ऐसे बिक रही थी। वहाँ गए तो शूज़ रखे हैं, इलेक्ट्रिक सामान रखा है, कोई बेच नहीं रहा है भाई हमारी ये चीज़ अच्छी है या कुछ है, आप देखो, आप मेनू पढ़ो, आपको अच्छा लग रहा है आप ले जाओ जी। तो ये चीज़ें हम देख रहे थे वहाँ पे एकदम से, तो चीज़ें देख देख के, और धीरे धीरे वो ट्राम चलती थी वहाँ पे रोड के ऊपर, तो ये होता था यार रेल रोड पर चलने लग रही है तो मतलब यहाँ हरियाणा में तो कुछ ऐसा था नहीं ना, ट्राम्स वगैरह है, बिल्कुल, चलो हमारे कलकत्ता में थी, कलकत्ता में तो बट यहाँ नहीं था। तो वो चीज़ें देख रहे हैं भाई, रेल्स रोड पे चल रही हैं। अच्छा, वेदर वहाँ का, आप वाइट शर्ट पहन रहे हैं, आप एक हफ्ते पहन के रहो, सिर्फ कॉलर ही ब्लैक होते थे और कहीं से आप कुछ नहीं होता था। तो और एक सबसे ज़्यादा अच्छा सिस्टम वहाँ का ये था कि जैसे आपने ब्रेकफास्ट किया ना 8:30, तो 10:30 के बाद दोबारा आपको भूख लग जाती है। अच्छा, पता नहीं किस तरीके का हम वो फूड खाते हैं या क्या खाते हैं ये नहीं पता हमें। डाइजेशन सिस्टम इतना अच्छा हो जाता था वहाँ पे कि आप 10:30 बजे दोबारा आपको भूख लग जाती है। तो वो चीज़ें बड़ी अच्छी रहती हैं जब स्पोर्ट्स में हम जाते हैं कि हमारी रिकवरी इतनी फास्ट है कि हम ट्रेनिंग की और हम 2 घंटे के बाद फिर से हमें नींद नहीं आ रही, इसका मतलब आपकी रिकवरी बॉडी कर चुकी है। ओके। इंडिया के अंदर क्या होता है कि हमने सुबह अगर लोड ले लिया तो शाम तक हमारी रिकवरी नहीं हो पाती कि हम दोबारा ट्रेनिंग करें। बॉडी तो ये कहती रहती है नहीं करनी, दिमाग कहता है करनी है, टूर्नामेंट आ गया। तो सबसे मेन जब हम स्पोर्ट्स में जाते तो हमारा रिकवरी का बहुत बड़ा चैलेंज होता था, भाई रिकवरी कैसे हो।
जी। तो वो चीज़ें फ़ॉरेन में काफ़ी अच्छी थी। भारत, आपने हिसार वाली जैकेट पहनी तो एक अलग फीलिंग थी, लेकिन जब वो इंडिया वाली जैकेट पहनी तो क्या एक्सपीरियंस था? मेरे ब्रदर मेरे को एयरपोर्ट तक छोड़ने गए थे, और उसको हम जब वो इंडिया वाला फर्स्ट ट्रैक सूट मिला था तो मैं खुद अपने हाथ से धोता था, प्रेस करता था। मतलब स्पोर्ट्स के कपड़े प्रेस नहीं करते लोग, वो वैसे वॉश किए तय करके रख देते हैं, बट मैं प्रेस करके रखता था। और वो आज तक जो पहला ट्रैक सूट इंडिया का था वो आज तक मेरे पास है। तो वो फीलिंग्स तो हम कोई भूल ही नहीं पाते हैं। अमेजिंग, मतलब ये लगा लो आप, वहाँ पे जो हॉस्टल होता था उस टाइम पे वो इक्वल टू 5 स्टार होटल था, जो हमारा स्पोर्ट्स हॉस्टल था। तो वो चीज़ें हमने देखी, क्योंकि हम गए थे भिवानी के स्पोर्ट्स हॉस्टल से। साईं हॉस्टल भिवानी में मेरा एडमिशन था, वहीं से हमारा वो हुआ। तो हमारा हॉस्टल ऐसा था कि अगर हमारा दीवार से पैर लग गया तो रेती नीचे गिर जाती थी 1 किलो। तो इतने उस चीज़ से जाके और वहाँ एकदम से 5 स्टार के होटल में जाना या हॉस्टल में जाना, तो वहाँ से ऑटोमेटिकली उनका लेवल हमसे अच्छा लगता था कि हमें जर्मनी हमसे आगे। आपने ऑलमोस्ट 72 कंट्रीज़ में ट्रैवल किया है, पूरी दुनिया ऑलमोस्ट देखी है, इतने सारे मेडल्स जीते हैं। जो जय भगवान हरियाणा में एक छोटा बच्चा वो सोचता था कि मैं बहुत बड़ा बनूंगा, उसमें और इस इंसान में क्या बदलाव आया? देखिए, मुझे ऐसा लगा कि अभी जो मैं देख रहा हूँ पुलिसिंग में आने के बाद और उसमें आने के बाद, कि जहाँ से शुरू हुए थे ना वहीं पे आना पड़ेगा आपको। जहाँ से आप शुरू हुए थे, हम कहाँ से शुरू हुए? साइकिल चलाने से शुरू हुए थे। अब मैं जाता हूँ जिम में, साइकिल चलाता हूँ, लेकिन जिम वाली चलाता हूँ। शुरू कहाँ से हुआ था? साइकिल से हुआ था। तो जो सारी दुनिया में एक्सपीरियंस किया मैंने, कि आदमी पैसा कमाता है, पैसा कमाने के बाद फिर वो फार्म हाउस को बनाता है, जहाँ फसल से बोनी शुरू हुई थी, फार्म हाउस में कन्वर्ट हो जाता है। उसको नाम चेंज हो जाता है खेत को। हम अभी तो खेत कह रहे थे जहाँ से गरीब थे, जब हम पैसे वाले हो गए तो उसको फार्म हाउस में कन्वर्ट कर दिया हमने। वहाँ बोर्ड लग जाएगा फार्म हाउस, और खेती हम पहले भी करते थे, खेती हम बाद में भी करते। तो आना वहीं पे है। तो अब जितनी भी आप मेहनत करो, अपने आप को प्रूफ करके दिखाओ। प्रूफ करने के बाद जो बात आप बोलोगे वो लोग आपकी सुनेंगे। अदरवाइज आपने प्रूफ नहीं किया तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी, आप कुछ ही बोलते रहो। तो मुझे ऐसा लगा कि जो मैंने अचीव किया है, अचीव करने के बाद जब मैं गांव में जाता हूं तो अब मुझे बैठने के लिए चेयर मिलती है। भाई डीएसपी साहब आगे, पहले हम खाट लेके आते थे, ताऊ जी बैठ जाओ। तो वो चीज़ों का डिफरेंस हुआ है लाइफ के अंदर, कि आपकी बातों को अहमियत मिलनी शुरू हो जाती है। पहले साइकिल पे थे, आज कार है, तो क्या इससे इंसान के अंदर कुछ कुछ चेंज होता है? कोई गुरूर आता है? देखिए, गुरूर आता है थोड़ा बहुत, लेकिन उसको जो कंट्रोल करता है वो ही अच्छा इंसान कहलाता है। तो मुझे लगता है कि उस गुरूर को आप साइड में रखें, और जो आपका यूथ है उसको कुछ ना कुछ अच्छी बातें सिखाते रहें तो अच्छा रहेगा। और गुरूर आदमी को नीचे गिराता है, तो हमेशा ही, मतलब अगर आप गुरूर में रहेंगे तो आप नीचे चले जाएंगे। आपकी और विजेंद्र सिंह की दोस्ती से आज के लोग क्या सीख सकते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि दोस्त चाहे कम हो लेकिन अच्छे हो। और दोस्त वो नहीं होते कि आप हर रोज़ बात कर रहे हैं 5-5, 10-10 मिनट। आप जब भी करें बात, चाहे 1 महीने में करें, चाहे 15 दिन में करें या मत करें, जब करें तो उसी तरीके से करें जब पहले तरीके से थे। और दोस्त में कितनी भी गलतियाँ हो सारी माफ़ हो जानी चाहिए। दोस्त वो होता है, दोस्त आप खुद चूज़ कर रहे हो। भाई है वो तो आप, चलो ब्लड ग्रुप हो गया, ब्लड रिलेशन में आ गया आप, लेकिन दोस्त आपका खुद का होता है। तो सारी गलतियाँ दोस्त की माफ़ होती हैं, कोई बात नहीं। जय भगवान एक ओलंपियन जब एंटर करता है हरियाणा पुलिस की वर्दी में, तो पहली पोस्टिंग मिलती है फरीदाबाद में, कैसा एक्सपीरियंस था? एक्चुअल में जब मैंने ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग करने के बाद जब हम खेल के आते थे तो हमारे पास बड़े बड़े सीनियर्स आईएएस कहते थे, बेटा हमारे घर खाने पे आओ, ये करो वो करो। तो हमें उस टाइम पे पता नहीं होता था कि ये इतने बड़े रैंक पे हैं। तो जैसे जैसे पुलिसिंग में आए तो पता लगा कि भाई ये सीनियर आईएएस है, ये आईपीएस है, ये चीज़ें हैं। तब पता लगा यार कि ये तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सरकार चला रहे हैं। जब हम रैंक का पता लगा, हमें धीरे धीरे नॉलेज हुई कि भाई ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी है, ऐसे ऐसे। तो धीरे धीरे पता लगा। तो जैसे ही पुलिसिंग में आए तो पहले शुरू में दिमाग में वहम होता ही है कि भाई बदल देंगे सिस्टम को, बदल देंगे सिस्टम को, ऐसा होता है। तो हमने भी कोशिश करी बदल देंगे सिस्टम्स को, लेकिन जब फरीदाबाद के अंदर एंट्री करी तो हर रोज़ सेक्टर 8 के थाने में मेरी पोस्टिंग होती थी, और हर रोज़ कभी 3 बाइक चोरी हुई, कभी 4 बाइक चोरी हुई, कभी गाड़ी चोरी हुई, कभी कुछ चोरी हो गया। तो उस टाइम पे हमें इनाम में गाड़ियाँ मिली थी। जब हम जीत के आए थे तो हमें गाड़ियाँ गिफ्ट की थी गवर्नमेंट ने। और तो वो जो गाड़ी मिली हुई थी, जो बस से और गाड़ी तक का सफ़र था, तो गाड़ी तक मिली हुई थी। तो मैं मेरी गाड़ी खुद जाके चेक करता था, कहीं मेरी तो चोरी ना हो जाए। दिन में जाके चेक करता, भाई कहीं मेरी ना हो जाए यार, मुश्किल से इनाम में मिली है। तो गाड़ियाँ खुद चोरी करते थे, मतलब चेक करते थे। तो वो कन्वर्ट हुआ, जब समाज के अंदर बैठने लगे तब देखा कि लोग, ऐसी ऐसी पंचायतें आई हैं हमारे पास
कि यहाँ कुछ कह रही हैं, होता कुछ और है। पुलिसिंग में घुसने के बाद एक बार हमने एक लड़का ले आए, हम उस लड़के को लेके आने के बाद हमारे पास ये था कि इसके पास असला है, मैं SCI इंचार्ज था, तो उसमें पंचायत आ गई, 5 गाँवों की पंचायत में बड़े बड़े बुजुर्ग आदमी खंडका बांध के आ गए और वो कह रहे हैं जी हम इस लड़के की जिम्मेदारी ले रहे हैं, इसके पास असला नहीं। हम बोले जी आप हमें 15 मिनट दो, बोले जी हम लोटे में नमक डाल रहे हैं, इसके पास असला नहीं। देखो हमारे पंचायत हमारे सबसे ऊपर रखी जाती, कोर्ट भी कहीं ना कहीं लास्ट में ये कहता है यार तुम पंचायती राजीनामा कर लो, केस चलते हैं, तो भाई तुम्हारा होता है तो भाईचारा बना रहे। तो वो पंचायत का मैंने जब मैं जी आप मेरे को 10 मिनट दो, मैंने उस लड़के से पूछताछ करी तो उसने बता दिया जी मेरे घर में वहाँ असला रखा है। हम पीछे वाले रास्ते से उस लड़के को लेके गए और असला ले आए। हम अब असला लेके आए तो पंचायत तो बाहर बैठी इंतजार कर रही है, भाई मेरे पास आएंगे बताएंगे। मैंने उस लड़के को असले समेत उस पंचायत के सामने पेश कर दिया, भाई देखो आप कह रहे हो आपके पास लड़का जी नहीं कर रहा है काम। तो काफ़ी चीज़ें ज़िंदगी में आई कि पंचायतें अपने बच्चों को, जैसे बुजुर्ग हैं या वो अपने बच्चों के साथ नहीं बैठ रहे हैं, उनको पता ही नहीं लग रहा उनका बच्चा क्या कर रहा है। वो तो इतना शरीफ मान रहे हैं कि सुबह कॉलेज में जा रहा है, पढ़ के आ रहा है, पता ही नहीं। वो जब असला बरामद हुआ है तो सारी पंचायत शर्मशार होगी और उसको उठ के जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें काफ़ी बार रूटीन में आती हैं हमारे साथ। जब आप हरियाणा पुलिस में शामिल हुए तो बहुत सारे, जब कोई इंसान पुलिस में आता है स्पेशली स्पोर्ट्स से, तो पहले तो आप बॉक्सिंग से आए, ऑलरेडी गर्म खून, एक ऐसा स्पोर्ट जहाँ पे मार धाड़ होती है, तो पुलिस में आके आपको एक यही फील आती होगी कि मैं जल्दी से कुछ ऐसा कर दूं कि अच्छा हो जाए, भला हो जाए लोगों का। और पुलिस में कुछ दबंगई पुलिस वालों में होना एक नेचुरल चीज़ है। तो कुछ ऐसा हुआ शुरू में कि आपको किसी पे गुस्सा आ गया, किसी सिविलियन के साथ कुछ ऐसा हुआ कि जिसमें आपको शायद बुरा लगा हो बाद में? नहीं, ऐसा कई बार ही हुआ है। कई बार क्या होता है कि पब्लिक ना उल्टा बोलती है। कई बार आप देखते हो कुछ ना कुछ कमेंट्स करके पास से निकल जाते हैं। एक बारी तो मेरे ऊपर एक ने स्कॉर्पियो चढ़ा दी थी, गाड़ी में चालान काट रहा था, तो वो जैसे स्कॉर्पियो इधर से गई तो ओवर स्पीड थी, अपने रोका, उसका 400 रुपये का चालान काट दिया। तो वो गाड़ी गई, 2 घंटे बाद वो दारू पी के आया, उसने गाड़ी सीधी मेरे ऊपर चढ़ा दी। तो ये लगा लो कि अगर मेरा कांस्टेबल आगे नहीं खड़ा होता तो वो गाड़ी मेरे ऊपर होती। पहले कांस्टेबल को फेंका उसने, उसके बाद मेरी बारी आई तो मैं एकदम से चेयर के साथ में जंप कर गया और वो गाड़ी एकदम से ऊपर से निकल गई। तो काफ़ी ऐसे सनकी टाइप्स लोग आते हैं, लेकिन ये नहीं पता उनको कि जो चालान हम काट रहे हैं वो उनकी सेफ्टी के लिए काट रहे हैं। उसकी गाड़ी ओवर स्पीड थी, अगर हमने उसका 400 रुपये का उस टाइम पे चालान काट दिया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम वो स्लो कर लेगा। उसके घर में उसके बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, उसकी फैमिली इंतज़ार कर रही है। लेकिन ये बात लोग समझ नहीं पाते, ये सोचते हैं कि नहीं, एक्चुअल में हमारे ना एक थॉट्स बने हुए हैं, हरियाणा के अंदर भी है, शायद बाहर भी होगा। लोग ये कहते हैं जी मेरा ज़िंदगी में आज तक चालान नहीं कटा, आप चालान मत काटो। मतलब एक इंसल्ट फील करते हैं चालान कटना। वो कहते हैं जी मेरा आज तक नहीं कटा जी, चालान मत काटो, आप और से कुछ कर लो। मतलब ये यहाँ तक वो होता है। तो इस चीज़ को ना अपनी रिस्पेक्ट से, अपनी इज्जत से मत जोड़ो कि आपका भाई ओवर स्पीड में गाड़ी थी या फ़ोन यूज़ कर रहे थे या कुछ कर रहे थे। पुलिस अपना फ़र्ज़ निभा रही है ताकि आपके बच्चे आपका घर में जो इंतज़ार कर रहे हैं उनसे आप मिल सको। जी बिल्कुल, आई एम श्योर ये बात जो आपने बोली है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हरियाणा में क्या पूरे देश में ही हम कहें, भारत में पुलिस को ऐसे लिया जाता है कि शायद पुलिस हम पे अत्याचार करने के लिए बनी है। पर पुलिस, आप पुलिस वाले को देखोगे, वहीं 20 साल का भी कोई पुलिस वाला है, वहीं 50 साल का कोई पुलिस वाला है जो पूरे दिन पूरी रात सड़कों पे खड़ा है। वो आप लोगों की ट्रैफिक को रेगुलेट कर रहा है, वो आप लोगों के जो लोग शायद गलत व्यवहार कर रहे हैं उनको उनके चालान कट कर रहे हैं। बहुत लोगों को अगर आप विदाउट पुलिस छोड़ दें तो आई थिंक लोग आपस में ही लड़के मर जाएंगे। वो एक पुलिस वाला जो है वो हजारों की तादाद में जो लोग हैं उनको कंट्रोल कर रहा है, सिर्फ एक वर्दी की वजह से। लेकिन लोग हमें उस अलग तरीके से सोचते हैं पुलिस वालों को कि ये तो हम पे अत्याचार कर रहे हैं। तो आप जब डीएसपी बने तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो कि आप गए हो कहीं पे और पुलिस के रोल पे आप कहीं गए हो, या फिर आप जैसे आपने बताया आप चालान काट रहे थे और आपको स्कॉर्पियो चढ़ा दिया, तो ऐसे और भी इंसिडेंट्स रहे होंगे कि आपने कुछ डीलिंग की है कहीं पे? कई बार ही ऐसा होता है कि जैसे पुलिस को देख के कोई बच्चा है वो बाइक को एकदम से घुमा लेता है, वो इतनी स्पीड से घुमाता है कि वो दूसरी गाड़ी में भिड़ने का आसार होते हैं या कुछ होता है। एक बार हम ही फरीदाबाद के में होली के ऊपर गाड़ियाँ हमारी खड़ी हुई थी, तो कोई बच्चे जो बुलेट पे पटाखे बजाते घूम रहे वो घूम रहे थे। जैसे उन्होंने पुलिस को देखा तो उन्होंने यू टर्न लिया तो दूसरी तरफ से ट्रक आ रहा था, उस ट्रक के नीचे वो बच्चा आया। अब उसमें ना तो पुलिस की कमी है ना किसी ट्रक वाले की कमी है, क्योंकि ये पता ही नहीं था कि बाइक एकदम से घुमा देगा ये। बिल्कुल। तो उसमें बच्चे ना भाग रहे हैं, पुलिस आपको मार नहीं रही है, पुलिस आपको कुछ नहीं कह रही है। पुलिस के पास आप आओ, आप अगर आपका रीजनली आप ठीक बताते हैं तो हो सकता है कई बार छोड़ भी देती है जी। तो ऐसा नहीं है कि आप पुलिस को देख के भाग गए और अपने
मौत में कन्वर्ट हो जाए वो भागना, बिल्कुल। तो ऐसे एक्सीडेंट ना हो पाए। तो इसलिए हम लोगों को अवेयर भी करते रहते हैं इस चीज़ के बारे में। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि जैसे पुलिस जाती है गांव के अंदर, पूरा गांव इकट्ठा हो गया, पुलिस को बंदी बना लेता है। कई बार ऐसी केसेस भी होते हैं। आपके साथ ऐसा हुआ? हाँ, मेरे पास ऐसा हुआ एक बारी। हमने एक बारी कुछ NDPS पकड़ लिया था, तो उसके बाद मैंने अपनी टीम को भेज दिया कि आप जाओ भाई, उस जहाँ से ये लेके आया उसको उठा के लाओ। अब वहाँ जहाँ पे हम गए तो एक हरियाणा के अंदर एक कास्ट है, वो कास्ट ना पुलिस के ऊपर हैवी रहती है हमेशा। शेड्यूल कास्ट है, वो NDPS का ज़्यादा काम करते हैं। तो वो उस कास्ट ने जैसे ही हमारी टीम गई, उस टीम के ऊपर लेडीज़ ने आक्रमण कर दिया और 5 बंदे थे, हमारे 5 को बंदी बना लिया। ऐसा हुआ। तो 5 को बंदी बनाया, तो उनमें से एक बाथरूम में जाके मेरे को फ़ोन करा, सर हमें तो बंदी बना लिया। और जहाँ मेरा स्टाफ उससे सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर दूरी। मैं बोला यार, अगर यहीं पे हमारी टीमें बंदी बनने लगी तो फिर कैसे काम चलेगा। जैसे ही हमारी टीम गई, हमने जाके वहाँ पे उनको ऑपरेट कर दिया अच्छे तरीके से करके, और हमने बढ़िया FIR दर्ज करी, बढ़िया सिस्टम किया। और उनकी अभी तक बेल भी नहीं हो पाई। ये 3 साल की बात होगी। 3 साल से वो परिवार, पूरा का पूरा परिवार, जो लेडीज़ थी, जो जेंट्स थे, सबको हमने अंदर कर दिया। भाई पुलिस के आप रात उठाओगे तो आपके साथ ऐसा होगा। काफ़ी बार इंसिडेंट होते हैं। कई बारी ऐसा होता है कि एक बारी मैं नया भर्ती हुआ तो हमारे पास मुखबरी आ गई, गाड़ी छीन ली थी हमारी, तो राजस्थान में मुखबरी आ गई कि गाड़ी वहाँ है सर। हम लेने के लिए गए तो वहाँ पे जो 2 घर होते हैं वो बड़ी बड़ी दीवारों के होते हैं, 11-11 फुट की दीवारें होती है, मेन गेट होता है। तो मेरे को पता लग गया गाड़ी अंदर खड़ी है। रात के सुबह के 4 बजे हुए थे, टीम मेरे साथ थी। तो मैं अपने आप को फिट समझ के मैं दीवार पे चढ़ के अंदर कूद गया। जब मैं अंदर कूदा तो वो खुली जगह पे वो 5 बंदे अपने चारपाई पे सो रहे हैं। अब वो 5 बंदे उठ गए, पकड़ो पकड़ो, चोर चोर। अब मैं पीछे देख रहा हूँ तो मेरे पीछे कोई भी नहीं आ पाया, क्योंकि वो दीवार इतनी ऊंची थी और पुलिस वाले सारे बेचारे, आपको पता है, सारे अनफिट से थे, एज थे। तो मैंने सोचा भाई आज तो अंदर फंस गए, और अंदर दूसरे उसमें राजस्थान में जाके पंगा ले लिया। तो अब जैसे मेरे पास असला था तो मैंने उठा के बोल दिया भाई पुलिस है और आप बदतमीजी नहीं करेंगे। बोला अंदर कैसे कूद गए, वो बातें होती हैं भाई। लेकिन फिर जैसे ही मेरे को मौका मिला, मैंने अंदर से दरवाजा खोला और वो पुलिस उस दरवाजे से अंदर आई। फिर जाके मुझे लगा कि बाप बच जाएंगे। ये तो बिल्कुल फिल्मी सीन हो गया। मतलब हाँ, कई बार होता है ऐसा कि भाई हम स्पोर्ट्स पर्सन थे, हमें कॉन्फिडेंस है, हमें इतना कॉन्फिडेंस भी है। हाँ, हमें इतना कॉन्फिडेंस है कि हम भाग भी लेंगे, अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम सहन भी कर लेंगे, कोई चीज़ है। बट हमें ये नहीं पता था ना कि मेरी टीम अनफिट है पीछे। तो हम कई बार ट्राई करते हैं कि थाने में जो हमारी टीम रहती है, हम उसको सुबह उठें, योगा वोगा करवाएं, थोड़ी एक्सरसाइज करवाएं, ताकि कोई प्रॉब्लम्स ना आए। हाँ। तो काफ़ी बार हुआ है ऐसा पुलिसिंग में। कभी एनकाउंटर के लिए या फिर किसी रेड के लिए आप गए हो? हाँ, वो रेड तो बहुत बार की है हमने। एक बार ही हमारे पास NDPS की मुखबरी थी कि भाई ये बंदा जो है वो चिट्टा बेच रहा है। तो हमने जैसे ही रेड की, तो उस रेड में करने गए तो हम उसके दरवाजे बंद थे सारे और बाहर कैमरे लगे हुए थे। तो अब आप जैसे ही कैमरों से एंट्री करेंगे तो पता लग जाएगा पुलिस आ रही है। तो मैं लोअर टी शर्ट में घूमता रहता था, तो मैं बोला भाई मैं उठा के लाऊंगा इसको, फेमस चल रहा था। तो मैंने तीसरे घर के ऊपर से एंट्री करी, छत पे से गया मैं, और मैंने मेरी गाड़ी एक गाँव के अड्डे पे खड़ी कर दी, भाई आप यहाँ खड़े हो जाओ। जैसे ही मैंने ऊपर से एंट्री करी, नीचे गया मैं स्टेज के रास्ते से, मेरे साथ मैंने एक नया कांस्टेबल ले लिया। और मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन थी कि सर इसकी लेडीज जो है वो कपड़े फाड़ती है और पुलिस पे एलिगेशंस लगाती है। मैंने उस कांस्टेबल को इतना ही कहा कि आप सिर्फ वीडियो बनाओगे, आपका काम इतना है। मैं और एक कांस्टेबल, नया लड़का। तो जैसे हमने अंदर एंट्री करी तो वो अंदर बैठ के हमने देखा, तो जिस रूम में वो बैठा हुआ था उसमें वो चिट्टा पीने लग रहा है। पूरे बड़े फॉइल पेपर के ऊपर पूरा धुआं उठा रखा है, गजब का धुआं उठा रखा है ऐसे। तो जैसे ही मैं उसके अंदर एंट्री करी तो एक छोटा सा बच्चा, 16-17 साल का बच्चा बाहर निकलने लग गया। तो उसको मैंने थप्पड़ मार दिया। मतलब रुक भाई, तो बाहर कैसे जा रहा है। तो जैसे ही थप्पड़ मारा ना, उसके पास हाथ में चिट्टा था, वो चिट्टा सप्लाई करने जा रहा है, उसने मेरे हाथ में रख दिया ऐसे। सर 16 साल का लड़का। हाँ, मतलब ये क्या कर रहे हैं, छोटे बच्चों को टारगेट्स कर रहे हैं, उन बच्चों से सप्लाई करवाते हैं। वो ऐसे बोल देते हैं भाई बस स्टैंड पे लाल रंग की टी-शर्ट पहन के आदमी खड़ा है, उसको दे आओ। तो बच्चा जाता है, उस पर कोई शक नहीं करता जी। तो उस चक्कर में वो बच्चे को जैसे ही वो किया तो, लेकिन जैसे ही हमने पीछे मुड़ के देखा तो जो आदमी था जिसके पास था वो डरता हुआ वो खा गया, वो ड्रग्स को खा गया। तो वो जैसे ही उसके मुंह से यहाँ से गिरने लगा तो मैं बोला भाई ये तो खा गया। तो वो रोने लग गया क्योंकि वो गले में चिपक जाता है। उसने अपनी माँ को बुलाया, माँ पानी पिलाओ। उसकी माँ ने उसको पानी पिलाया। वो पानी पिलाते ही ना वो अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसका फेस लाल हो गया। मुझे पता लग गया भाई ये जाएगा। मैंने गाड़ी मंगवा के उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। तो जैसे ही हॉस्पिटल में गए वहाँ जाके उसको डेड घोषित कर दिया, बोला जी मर चुका, क्योंकि ओवरडोज हो चुका था। ओवरडोज एक्चुअली में क्या करता है, चिट्टा जब अंदर जाता है तो वो एसिडिटी बना के और वो अटैक में कन्वर्ट कर देता है। ब्लास्ट हो गया अंदर से।
जो चीज़ें आपका धुआं खींचने से अगर इतना असर कर रही है, अगर वो अंदर चली जाए, इंजेक्ट कर लोगे आप, हाँ, बड़ी दिक्कत हुई। तो उस टाइम पे मुलाजिम भी बड़े परेशान हुए कि सर ये तो गलत हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन जब आपकी पुलिस की इंटेंशन ठीक रहेगी ना किसी भी काम करने, तो आपको कभी परेशानी नहीं होगी जी। उसमें हमारी मजिस्ट्रेट इंक्वायरी हुई, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी ने हमसे पूछा, हमने सारी बातें बताई, तो मजिस्ट्रेट इतने अच्छे मिले हमें, उन्होंने एक ही बात बताई कि आपकी इंटेंशन ठीक थी, दिस इज ए एक्सीडेंट। तो उसमें क्या होता है कि आपको कोई डिपार्टमेंटल या कोई परेशानी नहीं होगी अगर आपकी इंटेंशन ठीक है। तो क्या इसे कस्टोडियल डेथ कहेंगे? हाँ, इसको कस्टोडियल डेथ कहते हैं। देखो, पुलिस के अंदर अगर आपने गाड़ी में बिठा लिया या हाथ ही पकड़ लिया तो पुलिस कस्टडी मानी जाती है जी, तो उसमें कस्टोडियल डेथ हो जाती है कई और बार। कस्टोडियल डेथ इज वेरी डिफिकल्ट टू जस्टिफाई। पुलिस के अंदर सबसे गंदी मानते हैं भाई, ये आपकी लाइफ में कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे डेंजर यही होता है, क्योंकि फिर वो कन्वर्ट हो जाती है, पुलिस ने मार दिया, पुलिस ने मार दिया, नारे लगने स्टार्ट हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं जी। बट जो वीडियो थी वो हमारे लिए बड़ी इम्पोर्टेंट साबित हुई उस टाइम के ऊपर। तो ये चीज़ें चलती हैं लाइफ के अंदर, काफ़ी बार झटके लगते रहते हैं, कई बार चलता रहता है। तो ये सारे किस्से जो हम फिल्मों में देखते हैं, कभी कभी पुलिस, जो सिंघम जैसी मूवी, सूर्यवंशी जैसी मूवी, कई कई तो बहुत ज़्यादा पुलिस को बना के दिखाते हैं, लेकिन कुछ सीन्स ऐसे हैं जो कि आपकी सारी बातों से कनेक्ट कर रहे हैं कि पुलिस अनफिट है, पुलिस फिट है, जो फिट वाले हैं वो कैसे डिफरेंट माइंडसेट से ऑपरेट करते हैं और पूरी पुलिस फोर्स को एक साथ लेके चलते हैं। गैंगस्टर को पकड़ने के लिए आपको अलग अलग तरीके से सोच लगानी पड़ती है, आपको अपनी बॉडी का, अपने जान का रिस्क लेना पड़ता है। आपको कभी लाइफ में थ्रेट्स आए? थ्रेट्स आते हैं और जब से हमने क्राइम में उसमें काम किया है तब से हम रोड के ऊपर कभी अकेले नहीं घूमते हैं, साइकिल नहीं चलाते हैं, मतलब पब्लिक प्लेस में कम से कम हम अवॉइड करते हैं, पब्लिक प्लेस में कम से कम जाया जाए, क्योंकि ये नहीं पता होता कि किस आदमी को कौन सी बात चुभ गई है। कई बार आप इतने बड़े बड़े केसेस होते हैं, तो एक बार एक लेडीज़ के घर से 30 लाख रुपए गन पॉइंट पे लूट लिए। तो अब जब लेडीज़ के घर से 30 लाख रुपए चले गए तो उससे ज़्यादा सेफ कोई आदमी है ही नहीं, घर के अंदर से 30 लाख रुपए जा रहे हैं। बिल्कुल। अब वो 1 साल से केस पेंडिंग पड़ा, मेरी वहाँ पोस्टिंग आई तो मैं देखता रहा, मैं यार 1 साल से पेंडिंग पड़ा है, ऐसी क्या दिक्कत। जब मैं उस से मिलने गया जिसके घर से लूट हुई थी, तो उसने मुझे बैठने के लिए भी नहीं कहा, पूरी बदतमीजी से बात की। उन्होंने कहा पुलिस कोई काम नहीं करती, ये है फलाना है दगड़ा है। मतलब कोई नहीं था उसी, बैठा तो लो मुझे, और वो रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर था। तो मैं बैठा तो उनके पास, तो माँ जी 1 मिनट बैठने तो दो। तो मैं बोला जी आपका बही खाता दो। वो बोला मेरे बही खाते चेक कर रहे हो आप, मतलब होता ही है भाई, आप मेरी पैसे गए, आप मेरी बुक्स चेक कर रहे हो, ये कर रहे हो। तो मैंने उनके लड़के को कहा, मैं बोला जी एक बार आप देख के मुझे कुछ चीज़ें हैं, ये चीज़ें बताओ। तो हमारा डाउट कुछ लड़कों पे था जो वहाँ एक्टिव थे, लेकिन जैसे ही उस गांव का नाम आया, जिस लड़का उस गांव का था जिस पे हमारा डाउट था 10 लड़कों पे, उस गांव का नाम आ गया उसकी बही खाते में। सुबह हमने सुबह वो लड़का उठा लिया वहाँ से। जैसे ही लड़का उठाया बाथरूम से, तो लड़का तो कह रहा जी मैं तो डीएसपी के पास जाने वाला था, मेरे को तो ऑफिस में बुला रखा है आज। अब मैंने उसको पूछा, मैंने डीएसपी साहब से पूछा, डीएसपी साहब बोले यार ये कुछ बता रहा है इन्फॉर्मेशन वगैरह। मैं बोला जी आप मुझे 15 मिनट दो, मैं इसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल देता हूँ। 15 मिनट में जैसे ही हमने उससे इन्फॉर्मेशन ली तो हमें पता लगा कि मास्टर प्लान ही इसका था सारा। लेकिन ये 15 मिनट में क्या हुआ? देखो 15 मिनट में पुलिस के काफ़ी तरीके हैं पूछने के, हमने अच्छे से पूछताछ की उससे, और एक्चुअल में जिसने क्राइम कर रखा है ना उसको तो हाथ पकड़ते ही पता लग जाएगा इसने क्राइम कर रखा है। उसकी बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो जाएगी जब आप पुलिस हाथ पकड़ती है ना, आपको उसकी हार्ट बीट सब कुछ पता लग जाएगा भाई इसने कुछ ना कुछ गलत है, चाहे ये हमारे केस से रिलेटेड है या कहीं और कर रखा है या कुछ कर रखा, उसी टाइम बता देगी पुलिस के इसने कर। 15 मिनट में उसने ये चीज़ बता दी सर कि मास्टर प्लान मेरा था सारा, और हमने ये प्लानिंग थी, और इसी तरीके से हमने पैसे लूटे। उसके साथ 4 लड़के और थे, और सब छोटे, मतलब ये लगा लो एक लूट के अंदर अगर 30 लाख रुपए लुटे हैं तो एक बच्चे के हिस्से में कितने 5 लाख रुपए आए। 5 लाख रुपए के लिए उन 5 बच्चों ने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। और क्या आ रहा है 5 लाख रुपए, नथिंग एल्स। आपके वकील ले लेता है 5 लाख रुपए। ये बातें आज की डेट में वो लोग कहाँ होंगे? जेल में हैं, आज के दिन वो जेल में हैं, और अभी तक बेल नहीं हो पाई है उनकी, पूरी लाइफ, पूरा कैरियर बर्बाद हो गया। तो ये चीज़ें यूथ समझ नहीं पा रहा है। एक छोटा सा शॉर्टकट के चक्कर में, रील्स को देख देख के, रोज़ नई ड्रेस कपड़े पहनने के चक्कर में किसी का फ़ोन स्नैच कर लेते हैं, किसी की चैन तोड़ लेते हैं। लेकिन जो रील्स देख रहा है ना, वो बच्चा ये सोचता है कि सारी दुनिया इसी के अंदर है, रील्स के अंदर। लेकिन इससे रिलेटेड सर एक बात मेरे दिमाग में भी आ रही है, क्योंकि हरियाणा में ये कल्चर बहुत ज़्यादा हो गया है। स्पेशली गाने, हरियाणवी गाने जो हैं आजकल प्रमोट करते हैं गैंगस्टर लाइफ को, माफियाज को, गन्स को, ड्रग्स को, और रील्स में भी लोग जब आप उन चीज़ों को देखते हैं तो हमारे यहाँ लड़के लोग गाड़ियों पे निकल रहे हैं, स्कॉर्पियो पे बैठे हुए हैं छतों पे, और पुलिस
शायद उन पे एक्शन लेती है या नहीं लेती है, ये लोगों को पता ही नहीं चलता है, क्योंकि वो लोग इतना ज़्यादा ऐसा कंटेंट लेके आते हैं कि हम घर पे बैठे लोग हम डरते हैं कि क्या होगा हमारे साथ अगर ये लोग कल हमसे टकरा जाएं। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, जैसे भी आपने देखा हो, कई बार दिवाली में देखा आजकल वो स्कॉर्पियो के ऊपर रख के पटाखे बजाते हैं, चलती हुई गाड़ी में स्टंट करते हैं। हम उस गाड़ी का नंबर निकलवा के उसके पेरेंट्स तक जाते हैं, उस बच्चे को भी लेके आते हैं। पहले तो हम सोचते हैं बच्चा समझ जाए, अगर बच्चा हमें लगता है कि शरारती है, इसका पीछे का रिकॉर्ड गलत है, तो हम उसके ऊपर लीगल जो भी कार्रवाई बनती है वो कर देते हैं। रील्स के ऊपर कोई एक्शन आपने रील्स के ऊपर भी हम एक्शन ले रहे हैं, बिल्कुल ले रहे हैं, रील्स पे भी। और जो बच्चे किसी भी गैंगस्टर के पेज को लाइक कर रहे हैं, उस पर कमेंट्स कर रहे हैं, अच्छा, तो उनकी हम सोशल मीडिया के ऊपर से इंस्टाग्राम निकाल के, किस नंबर पे इंस्टाग्राम चल रही है, उस लोकल एसएचओ को भेजते हैं, भाई इस बंदे को बुला के थाने में तरीके से समझाया जाए, ताकि ये कहीं ना कहीं उस गैंग में इन्वॉल्व ना हो जाए। तो ये चीज़ें हम काफ़ी, पुलिस अच्छे तरीके से काम कर रही है। भिवानी पुलिस के अंदर तो ये लगा लो, हम हर थाने में हर रोज़ कम से कम 10 से 15 इंक्वायरीज अगर ऐसी कुछ आ रही हैं तो भेज रहे हैं। भाई कोई नया यूथ जो है वो इस सोशल मीडिया में गए चमक चौंध के अंदर गुम होकर कन्वर्ट ना हो जाए गैंग में। क्योंकि ये गैंगस्टर स्टाइल जो है, कपड़े पहनना, रील्स बनाना, लड़के बहुत जल्दी इंस्पायर हो जाते हैं और सोचते हैं कि हम भी ऐसा ही बने, हम भी ऐसा ही करें। तो पुलिस का रोल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। और आपने जो बताया कि कोई बंदा, कोई यूथ का लड़का अगर पहले ही किसी गैंगस्टर के पेज को या पोस्ट को लाइक कर रहा है, तो पुलिस खुद उसको रीच आउट करती है ताकि आपको समझाया जाए। और आपके लिए भी आई एम श्योर डीएसपी साहब भी यही कहना चाह रहे हैं कि कोई भी आप किसी भी गैंगस्टर को या फिर कोई ऐसे लोग जो गलत तरीके से मे बी सड़कों पे ड्राइव कर रहे हो या फिर गलत तरीके से आपको डरा रहे हो, धमका रहे हो रील्स के थ्रू, तो वो ना ही करें, क्योंकि हरियाणा पुलिस की जो आंखें हैं और जो कान हैं वो खुले हुए हैं। बिल्कुल सर। और एक चीज़ और हम देख के आ रहे हैं, अभी जो सोशल मीडिया पे जो ब्लैकमेलिंग का चला है, आपने देखा जी हो। जी जी। सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हैं कि जैसे मैंने देख लिया कि ये बलबीर सिंह रिटायर हुआ है, अभी 58 की एज हुई है, बैंक से रिटायर हुआ है, तो अभी इसके पास पैसा है। तो वो क्या करते हैं सोशल मीडिया वाले, उसके ऊपर फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे उसका नंबर निकाल के उसको कॉल करते हैं। वो कॉल करेंगे तो उनकी वीडियो फेस आ जाएगा, वो फेस को क्रॉप करके कहीं एडल्ट वीडियो में कन्वर्ट करके उसको चैलेंज करते हैं जी। कि भाई ब्लैकमेल करते हैं कि भाई हम आपको इतना पैसा दो, अदरवाइज हम वायरल कर देंगे, वो कर देंगे। जो 58 ईयर्स का या 60 का जो एज्ड आदमी है, वो सोचता है यार मैं किस किस को सफाई दूंगा, और मेरे पोते हो चुके हैं, पोतियाँ हो चुकी हैं, और मेरी इस एज में अगर ये वीडियो वायरल होगी तो मेरा तो जीना दुर्लभ हो जाएगा। उन चीज़ों को देखते हुए वो जितने भी उसके अकाउंट में पैसे हैं वो उनको ब्लैकमेलर्स को दे देता है जी। तो ये चीज़ें आजकल हमारे बच्चों, यूथ के साथ भी चल रही हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए? अगर ये मेरे साथ हो रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए? आप उसी टाइम पुलिस को बताओ। हमें ये पता होता है कि ये फेक्स हैं और सभी को पता है आजकल, लेकिन हमारा समाज ऐसा है कि हम ये कहेंगे ना, नहीं मेरी तो झूठी है, मेरी तो किसी ने बना के भेज दी, तो हमारा समाज ये कहता है तेरे साथ ही क्यों हुई, मतलब उसी को दोषी बना देते हैं। इसलिए हमारे जो यूथ है या हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे बच्चे हैं, वो बातें हमें नहीं बता पाते, वो गैप बना लेते हैं कि यार हमारा समाज ये कहता है तेरे साथ ही क्यों हुई, तू कहीं ना कहीं 10% तो इन्वॉल्व है, चल हो सकते हैं 90% ठीक हो। तो इसी वजह से हमारे बच्चे अभी हमसे भाग रहे हैं और वो चीज़ें भाग रहे हैं। जब तक हम इन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे कि हमारे बच्चे का कितना रोल है, हो सकता है हमारे बच्चे ने कॉल उठा लियो, इतना हो सकता है, लेकिन इतना नहीं हो सकता कि आप किसी के सामने कपड़े उतार रहे हैं, कुछ इतना बच्चा नहीं कर पाता, कोई इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो ये चीज़ें वहीं से आएंगी जब आपके पेरेंट्स के साथ बैठेंगे आप, और आपके साथ किसी के साथ भी होती है तो आप पुलिस को उसी टाइम बताओ, जिस पेज पे वो डली हुई है, जिस नंबर से आपको कॉल आ रही है, हम उसको उसी टाइम ट्रेस करवाते हैं, उस पेज को डिलीट करवाते हैं, और आपकी जो भी सोशल मीडिया पे वीडियोस होंगी उनको ब्लॉक करवा देते हैं। पुलिस के पास जाने से लोग डरते हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, वो एक वैसे ही उन्होंने एक थ्योरी बना रखी है, लेकिन आजकल पुलिस, आपने देखा है हरियाणा पुलिस में 112 चल रही है। आपसे सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे आप एक कॉल करके देखिए, यहाँ पे अभी भी आप कॉल करेंगे 10 मिनट में आपके पास गाड़ी आ जाएगी। तो इतनी अच्छी सर्विस, अभी हमने एक सर्विस और चलाई है कि रात को जब भी जो लड़की लेट हो जाती है, जॉब से आ रही है 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे तक, तो उसको भी हम घर पे ड्रॉप करके आएंगे। अगर वो अपने आप को सेफ़ नहीं समझ रही है तो वो भी 112 पे कॉल कर सकती है कि भाई मैं सेफ़ नहीं समझ रही हूँ सर, मैं अकेले रोड पे खड़ी हूँ, तो आप ऐसे ऐसे कर दो। ये तो बहुत अच्छी सुविधा, मतलब हाँ, हरियाणा पुलिस बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही है और आने वाले अगले 20 सालों के बारे में सोच के काम कर रही है जी। और एक्चुअल में हम पुलिस को इतना बुरा क्यों मान रहे हैं? पुलिस कहीं ऊपर से थोड़ी आई है, हमारा ही तो समाज है जी। मेरा चाचे का लड़का लगा हुआ है, या मेरा भाई लगा हुआ है, या मेरा बापू लगा हुआ है। जैसी समाज ने हमें परवरिश दी, हम वैसा ही काम कर रहे हैं। हाँ, जब हमें ट्रेनिंग दी जाती है उससे एक्स्ट्रा हम थोड़े से आगे निकल जाते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, तरीके से काम करते हैं,
कानून को अपने हाथ में रखते हुए काम करते हैं। वो चीज़ें हमें ट्रेनिंग में सिखाई जाती हैं, उसी तरीके से हम काम करते हैं। आपके कभी किसी गैंगस्टर के साथ कुछ ऐसी आमने सामने की भिड़ंत हुई है? हाँ, अभी लेटेस्ट ही हुई है। अभी उन्होंने कोई फिरौती मांग ली थी, तो जैसे ही हम वहाँ तक पहुँचे तो पहले तो हमें लगा कि एक यूट्यूबर्स था। तो यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं, वो दिखावा ज़्यादा कर रहे हैं। भैया आज दूसरी गाड़ी बदल ली, 2 दिन के बाद दूसरी गाड़ी बदल ली, तीसरे दिन के बाद तीसरी गाड़ी। तो वो जिस नाई के बार्बर शॉप पे बाल कटवाता था, उस बार्बर शॉप ने गैंगस्टर के पास फेसबुक पे मैसेज कर दिया, भाई ये बंदे के पास बड़े पैसे आ रखे हैं, रोज़ गाड़ी बदल रहा है, इससे आप फिरौती मांगो। अब वो नंबर उनके पास प्रोवाइड हुआ और वहाँ से उसके पास कॉल आई कि भाई आप फलाने फलाने बंदे को इतने पैसे दे दो। तो उसको यकीन नहीं हुआ कि भाई मेरे पास भी इस गैंग का फ़ोन आ सकता है जी। उसने अपने चाचा को बता दिया, चाचा हमारे पास आ गया जी, मेरे बेटे के पास ऐसे कॉल आई है। तो हमने उसको इजी ना लेके हमने उस नंबर की डिटेल्स निकलवाई, तो वो कॉल सच्ची निकली, भाई हाँ ये गैंगस्टर से आई जी। तो तब हमने उसके पीछे चले, तो हम उस गैंगस्टर तक पहुँचे। तो गैंगस्टर बड़ा था वो, तो वहाँ जाने के लिए 2 DSP 6 गाड़ियाँ लेके हम उसको लेके आए वहाँ से, जेल के अंदर बनता वो। वहाँ से लेके आए तो हम उसको वहाँ से पता लगा कि हमें कि उसने जिस सिम से कॉल की थी वो सिम पुलिस ने 2 दिन पहले ही प्रिजन एक्ट के अंदर जेल के अंदर पकड़ के उसके ऊपर FIR दर्ज कर दी। तो हमने उससे पूछा भाई ये सिम कैसे गया, तो सिम जो जेल के अंदर पहुंचा था वो सिम एक लेबर करने वाले की ID से लिया हुआ सिम, 400 रुपये में लेबर करने वाले ने अपना सिम दे रखा है, सिर्फ 400 रुपये में। आप देख के सोच के देखो, आप उसको ये नहीं पता कि जिस ID से मैंने सिम दे रखा है उससे क्या क्राइम होगा क्या नहीं होगा, उसे कुछ नहीं पता है। वो नशा करने वाला था, उसने 400 रुपये मिले, अपनी ID दी, उस आधार कार्ड पे उन्होंने 4 सिम लिए। 4 सिम उन्होंने जब मुलाकात में आए तो कहीं आए तो उन्होंने कैसे न किसी तरीके से जेल के अंदर पहुँच गए, उन्होंने वहाँ से फिरौती मांग ली। अब उसको लेके आए तो उसको तरीका ये हो जाता है कि इतने बड़े क्रिमिनल्स को टॉर्चर करने के लिए आपको बैठना पड़ेगा, छोटे मुलाजिम साथ कई बारी जी। तो अब उसको टॉर्चर करने के लिए हमें बैठना पड़ा, और हमने उसको इतने तरीके से टॉर्चर किया है कि मैं आपको बताऊं तो मतलब सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए। मतलब क्रिमिनल्स के साथ हमारी कोई दोस्ती नहीं है, अगर वो करेगा तो भुगतेगा। तो उस तरीके से हमने उसको ये किया कि भाई हमारे एरिए में अगर तूने आज के बाद कभी ऐसा कर दिया तो हम बख्शेंगे। तो इस तरीके से हमने काम करती रहती है पुलिस। कोई कितना भी बड़ा गुंडा हो, लेकिन पुलिस वाला सबसे बड़ा गुंडा है। नहीं, गुंडा नहीं कह सकते, पुलिस वाला आपका यही एजेंसी है जो आपको सेफ रख रही है। आपकी गाड़ी के ऊपर किसी ने पत्थर फेंक दिए, आपको गालियाँ निकाल दी, किसी कर दी, कहाँ जाओगे आप? लोग मंदिर में भागते हैं, भाई कोई भी हो जाता है, भगवान किसी ने देखा थोड़ी, किसी ना किसी पुलिस वाले के अंदर आता है भगवान, वो आपको बचाता है, फिर आप कहते हैं यार बड़ा अच्छा पुलिस वाला मिला है। जी। हम जाते हैं मंदिर में, जाके हम 500 रुपये चढ़ा के आते हैं, 1000 रुपये आगे दे देते हैं तो आगे बिठा के तीरा करवा देते हैं, भाई चलो आगे बैठ जाओ आप पैसे वाले हो। लेकिन पुलिस जो है ना, पुलिस को देखो, मेरी सोच है, हर आदमी की अलग सोच है, कि लोग जहाँ मंदिरों को पूजा करते हैं वहाँ अगर पुलिस वाले को आप नमस्कार भी कर दोगे ना, अगर पुलिस वाला आपके घर के बाहर ड्यूटी कर रहा है सुबह से, उसको आप पानी भी पूछ लोगे, आप उसको एक चाय का कप भी पिला दोगे, तो जितनी बार भी वो उस घर के आगे से निकलेगा तो वो आपके एक बार जरूर केयर करके जाएगा, भाई नई गाड़ी तो नहीं खड़ी है, देख के जाएगा, कोई बाइक वाला बार बार चक्कर तो नहीं काट रहा है, आज इतनी गाड़ियाँ क्यों खड़ी, आज इनके घर में इतने आदमी क्यों हैं। वो एक पर्सनली मतलब उस घर की तरफ इंटरेस्ट रखेगा, भाई कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम तो ना आ जाए इसको, क्योंकि इसने हमें चाय पिलाई है, इसने हमें पानी पिलाया है। तो मतलब जहाँ भी अगर आपको लगता है कोई पुलिस वाला ऐसे खड़ा है तो यार पानी पिला दो, इंसान है वो भी, वो कहीं बाहर से थोड़ी आया है। बिल्कुल। तो इतनी नफरत की नज़रों से नहीं देखना चाहिए। सर, एज अ पुलिस, एज अ ओलंपियन, आपकी ये लाइफ हमने डिस्कस करी, लेकिन जब आप टीवी के फेम में आए थे, जब आपने मेडल निकाले, आपको अर्जुन अवार्ड मिला, सरकार ने आपको कॉल किया और आप अर्जुन अवार्ड लेने गए, तो कैसा एक्सपीरियंस था वहाँ पे? देखिए, जैसे मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हमारी फैमिलीज एज ए कैरियर स्पोर्ट्स को चूज़ नहीं कर रही हैं। अभी थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लग गया। जब हमारे पेरेंट्स थे तो उनको पता ही नहीं था कि स्पोर्ट्स से नौकरियां भी मिलती हैं, स्पोर्ट्स से ऐसा कुछ भी आता है, पैसा भी आता है। अब भी इतनी अवेयरनेस आ गई है कि बच्चा अंदर ट्रेनिंग कर रहा है, पेरेंट्स बाहर 2 घंटे उसका इंतजार कर रहे हैं। एजुकेशन में लगा लो, बच्चे को पेरेंट्स नोट्स ला के दे रहे हैं, लो बेटा ये पढ़ो। हमारे टाइम पे तो हमारे पीछे से अगर बड़ा भाई निकलता था तो थप्पड़ मार के निकलता था, पढ़ ले, ये बात बोलते थे। ये नहीं पता होता क्या पढ़ ले, वो सिर्फ यही बोलता था पढ़ ले। अभी तो इतना चीज़ें आ गई कि नोट्स ला के दे रहे हैं। पेरेंट्स बच्चों का मेडिकल करवा रहे हैं कि भाई बच्चा किस स्पोर्ट्स में चलेगा, टेस्ट करवा रहे हैं ब्लड में कि क्या चीज़ की कमी आ रही है। इतनी अवेयरनेस अगर पेरेंट्स में आ रही है, इतना टाइम पड़े बच्चे को दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बच्चों की कमी है जो हम पेरेंट्स को अपने आप को प्रूव करके नहीं दिखा पा रहे। और मेरा ये मानना है कि जो हर बच्चा है अब स्कूल में जा रहा है या किसी भी पेरेंट्स का है,
तो उसको एक बार स्पोर्ट्स में ज़रूर डालें। क्योंकि स्पोर्ट्स क्या होता है कि ना, बच्चे अभी अच्छी अच्छी चीज़ें देखते हैं, वो उनको ये नहीं पता कि लाइफ में डाउनफॉल भी आता है, तो उसे नहीं कर पाते। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है कि आप शाम को आ रहे हैं उदास है, सुबह जीत जाएंगे, फिर खुश हो जाएंगे, नेक्स्ट डे फिर आ रहेंगे, फिर खुश हो जाएंगे। जो लाइफ का ये उतार चढ़ाव आता है ना, उसमें आप इजीली निकल जाते हो, आप कोई दिक्कत नहीं होती। अभी हमने देखा कि हमारे एक स्कूल के अंदर 6th क्लास का बच्चा ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर रहा था, तो उसकी मम्मी उस बच्चे को प्रिंसिपल के पास ले आई, सर आप इसको डांटो, ये फ़ोन ज़्यादा यूज़ कर रहा है। वो बोले जी क्यों डांटूँ मैं, कोई बात नहीं है। बोले नहीं नहीं आप डांटो, इसके फादर साहब से बात करो, फ़ोन पे बात करो, इसके फादर साहब को बताओ ये फ़ोन ज़्यादा यूज़ कर रहा है। उसने प्रिंसिपल ने उसके फादर साहब से बात कर ली, जी कोई बात नहीं, बच्चे को मैं समझा दूंगा, कोई बात नहीं। अब वो बच्चा उस चीज़ को इंसल्ट मान गया, इंसल्ट मान के 6th क्लास का बच्चा यूट्यूब ओपन करके वो देख रहा है कि सुसाइड कैसे हो। उसने सुसाइड देखा और अपने पैरों को नीचे मटका रख के और पंखे से लटक गया। एक 6ठी क्लास का बच्चा और ये चीज़ें कर जाता है, तो वो पेरेंट्स मतलब ये आज तक उसका अफसोस, ये 6 महीने पहले की बात है, अफसोस मना रहे हैं कि हम वो प्रिंसिपल के पास गए क्यों, और वो बच्चा उस चीज़ की इंसल्ट मान गया कि मेरे प्रिंसिपल को कंप्लेंट क्यों करी जी। सिर्फ ये छोटी सी बात। तो अभी बच्चों में इतना वो आ रहा है कि आप स्पोर्ट्स जरूर डालें, स्पोर्ट्स में बच्चे को जाने स्पोर्ट्स से डिसिप्लिन तो मिलता ही है, लेकिन मेंटल टफनेस भी है, वो भी मेंटल बहुत ज़्यादा टफनेस है। मेरी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं कि गुस्से आए, कभी FIR दर्ज होगी, कभी कुछ हो गया। एक्चुअल में जो स्पोर्ट्स का फेम था ना, उस फेम को एकदम से हम आए तो वो कंट्रोल करना बड़ा टफ होता है। आपने देखा हो सेलिब्रिटीज़ हैं, कभी आपने सुना हो कि भाई फलाना हीरो 6 दिन के बाद संभाला, जिसकी डेड बॉडी रूम के अंदर मिली है, फलानी चीज़ें, वो सुसाइड कर गया है। जो फेम आता है ना, जब हम खेलते थे उस टाइम पे हमारे PRs होते थे, हमारे मैनेजर्स होते थे, रूम से बाहर निकलते ही गाड़ी आती थी, आगे इवेंट करने के पैसे मिलते थे। अब 10 मिनट जाके कहीं बोल रहे हो, उस चीज़ के भी आपको पैसे मिल रहे हैं। वो चीज़ें फेम से, और एकदम से हम आप लोकल आ जाते हो जहाँ आपको घर वाले भी यूँ कहते हैं भाई पानी पी ले, अपने आप पानी पी ले, वो चीज़ें आती हैं। तो उसको संभालना जो होता है ना, वो मेंटली बड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। उस चीज़ के अंदर जब आप देखते हो वो स्पोर्ट्स उस टाइम पे हमारे काम आता है, तो स्पोर्ट्स करना आदमी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब इस फेम से एकदम से आए, जब हम लंदन ओलंपिक्स में थे, तो जैसे ही फर्स्ट फाइट मैंने विन की, तो वो लाइट जलती हैं लास्ट में, विनर करते हैं। तो जब मैंने हॉल्स के अंदर देखा तो मेरी उस फाइट को 5000 आदमी देख रहे थे। पहले तो लाइट बंद होती है, रिंग के ऊपर लाइट आती है, दिखता नहीं आपको कौन देख रहा है कौन। जैसे ही उसका हमने डिसीजन होता है तो लाइटें ऑन कर देते हैं सारे हॉल की, ताकि ऑडियंस देख। और जब मैं अगर वो ऑडियंस में पहले देख लूँ तो हो सकता है मैं खेल ही ना पाऊँ, इतनी ऑडियंस थी। तो इन चीज़ों का प्रेशर है ना, जो वो एक अच्छा खिलाड़ी कर सकते हैं। ओनली स्पोर्ट्स गिव यू मेंटल टफनेस एंड डिसिप्लिन, इस सब से डील करने के। बिल्कुल। एक, या अगर आप स्पोर्ट्स नहीं कर पा रहे, कोई बच्चा नहीं कर पा रहा, तो कम से कम मेडिटेशन जरूर करे। और मेडिटेशन में सिर्फ यही सोचे कि मुझे अपनी लाइफ का बेस्ट देना है। आपको आपका बेस्ट दो, चाहे 96% आए, चाहे 60% आए, आपके दिल में ये नहीं रहना चाहिए यार मैं कर सकता था। जो अफसोस होता है ना बाद में, रिग्रेट नहीं होना चाहिए, भाई मेरे अंदर जितना ब्योत था मैंने कर दिया, बाकी भगवान के हाथ में। ये चीज़ें आप करके चलोगे, आप लाइफ में कभी मार नहीं खाओ। ये चीज़ें हमने एक्सपेरिमेंट की हैं, तो ये चीज़ें प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ मैं आपको। जी बिल्कुल। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, और खासकर जो यूथ है वो ड्रग्स की तरफ अट्रैक्टिव हो रहा है, वो बड़ी दिक्कत आ रही है हमारे को। बिल्कुल है। और पेरेंट्स को सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि वो ड्राई नशा कर रहे हैं बच्चे। पेरेंट्स को पता ही नहीं लग रहा मेरा बच्चा नशा करके बैठे। हम दारू को बुरा मानते हैं, उससे स्मेल आती है जी। आपने बीट पी लिया, आपने कुछ और कर लिया, कोई मेडिकल का नशा कर लिया, उससे पता ही नहीं है पेरेंट्स को मेरा बच्चा नशा करके बैठा है, उसको तो अच्छा लग रहा है, स्मेल आ नहीं रही है, ठीक है। लेकिन उस नशे से इंसान का बिहेवियर तो चेंज हो जाता होगा। एक बार में नहीं होता, वो जब हैबिचुअल हो जाता है, जब उसका हैबिचुअल हो जाता है तो उसकी बॉडीज़ में वाइब्रेशन आ जाती है, या उसकी एक्टिविटी चेंज हो जाती है, या गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हमें पता लगता है कि हमारा बच्चा ड्रग्स में एडिक्ट हो गया। और ऐसे ऐसे केसेस आए हमारे पास, ड्रग्स एडिक्ट होने के बाद जब पेरेंट्स को पता लग गया, तो पेरेंट्स खुद खरीद के लेके आते हैं और उसको पिलाते हैं कि 5 साल और दी जाए। और मेडिकल की ऐसी चीज़ें हैं जो NDPS एक्ट के अंदर नहीं आती, जिसको पुलिस चाहे तो भी नहीं पकड़ पाती, ऐसी मेडिसिन हैं जी। तो हम जाते हैं वहाँ पे, जब हम पकड़े भी लेते हैं उसको, वो टैबलेट्स दिखाता है, वो टैबलेट्स को हम बैन ही नहीं कर पा रहे, वो गवर्नमेंट से एफिलेटेड है सारी। तो वहाँ जाके कहीं ना कहीं हमारे हाथ कट जाते हैं कि यार अब क्या करें। हमने वो प्रपोजल भेजे हैं कि इनको NDPS एक्ट के अंदर वो किया जाए, लेकिन वो मेडिसिन बनाई गई थी ट्रीटमेंट के लिए जी, उनको यूज़ करने, मिसयूज गलत इस्तेमाल किया जा रहा है इस वजह से। लेकिन सर, आप एज अ DSP ऑफ हरियाणा पुलिस, आपने फर्स्ट हैंड देखा है कि हरियाणा में भी ड्रग्स का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम उभर रहा है, और
पंजाब में भी तो ऑलरेडी है बहुत ज़्यादा ड्रग्स का प्रॉब्लम, हम रोज़ सुनते हैं नई नई कहानियाँ। हरियाणा में कौन से एरियाज़ में है, और जो यूथ इससे सफ़र कर रहा है उसको हरियाणा पुलिस उसकी तरफ कैसे अप्रोच रखती है? देखिए, ये नहीं कह सकते हम पर्टिकुलर किस एरिया में है। एरिया लगा लो पंजाब टेस्ट तो हमारा है ही, लेकिन हर हर डिस्ट्रिक्ट में है। कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है। उसको वो इसीलिए बच्चा यूथ कर रहा है कि मैंने सबसे पहले आपको बताया कि फ़ोन, वो फ़ोन में देखता है कि आज यार मेरे सारे पड़ोसी के ने मेरे पोस्ट डाल रखी है, एक शिमला गया हुआ है, एक चंडीगढ़ गया हुआ है, एक मनाली गया हुआ है, मैं गाँव में बैठा हूँ। तो उसको कहीं ना कहीं स्ट्रेस हो जाता है, यार ये तो सारे मज़े ले रहे हैं, मेरी ज़िंदगी नरक बनी हुई है, मैं गाँव में बैठा हूँ। वो पहले दिन तो क्या करेगा कि मोटर के ऊपर ही, जहाँ ट्यूबवेल बोलते हैं, जहाँ खेतों में पानी लगाते हैं, मोटर पे बैठ के बियर मंगवा लेगा अपने दोस्तों से। वो पहले बियर पिएगा वहीं फर्स्ट डे, और फोटो डालेगा कि ये मेरा शिमला है, एंजॉइंग लाइफ। द लाइफ। उस पोस्ट के व्याप से वो स्टार्ट होते हैं। फिर धीरे धीरे जब बियर पकड़ पी ली तो घर में पता लग जाएगा, स्मेल आ गई, वो नेक्स्ट टाइम बापू डांटेगा उसको, फिर वो कहेगा यार इसमें स्मेल आ रही है, वो ला के दी इसमें स्मेल ना आए, फिर वो बगैर स्मेल वाले नशे पे कन्वर्ट हो जाएगा। वो चीज़ें इसलिए हो रही है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो बच्चे को बिल्कुल भी नहीं केयर कर रहे। अगर मुझे पता लग गया ना मेरा बच्चा गलत है, या पड़ोसी को पता लग गया मेरा बच्चा गलत है, वो पड़ोसी आके मेरे घर बताएगा ना भैया आपका बच्चा नशा कर रहा है, तो मैं उसको ये बात बोलता हूँ, तू मेरे बेटे का रिश्ता नहीं होने देता, इसलिए तू ये बात बोल रहा है, चाहता नहीं मेरे बेटे का ब्याह हो। राइट। ये सच्चाई है हमारी, प्रैक्टिकल बातें हैं जो हम समाज के अंदर चल रही हैं। भाई तू हमारा छोरा न बदनाम कर रहा है, बिल्कुल सच बात है। बट ये सच्चाई है कि वो बच्चा, क्योंकि पड़ोसियों को ज़्यादा पहले पता लगता है, नज़र रखते हैं वो। दूसरा कि हम क्या करते हैं कि हमारा बच्चा अगर बाथरूम से नहा के निकल रहा है, उसकी पैंट रहेगी, बेटी है उसका बैग रह गया, तो कम से कम उनको आप ज़रूर चेक करें। बच्चे को आप ये दिखाएं कि मैं आप पे बहुत विश्वास करता हूँ, पूरा विश्वास दिखाएं बच्चे को। जैसे ही बाथरूम से निकलता है, उसकी पैंट वॉश करने से पहले अगर आपने उसकी पॉकेट्स देख ली, उसके अंदर आपको ज़रूर कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा। बीड़ी पिएगा, तंबाकू मिल जाएगा, कुछ और मिलेगा, कुछ और मिल जाएगा। मिलते ही आपको पता जाएगा बच्चा गलत चल रहा है। उसी टाइम आप उसको ऑब्जर्व करो, किस कंपनी में बैठ रहा है, किसके साथ उठ रहा है, किसके साथ बैठ रहा है। उसके दोस्तों को बुलाओ, भाई तुम्हें कुछ गलत करना है तो यहाँ कर लो, ताकि आपकी नज़रों के सामने हो, बच्चा कहीं गलत पीछे से कुछ गलत ना करे। बेटी है तो उसका बैग को चेक करो, भाई कल तक इसके बैग में नई चीज़ नहीं थी, नया गिफ्ट कहाँ से आ गया जी, ये नई चीज़ कहाँ से आई है, जब हमने तो दिलवाई नहीं है। नई ड्रेस कहाँ से आ गई। तो ये चीज़ें अगर हमारे, देखो हम ये नहीं कह रहे आप बच्चों पे शक करो, आप बच्चों पे विश्वास करो, बट उनको देखो ध्यान से। पर सर इसमें अब यही एक गुड पेरेंटिंग और बैड पेरेंटिंग के बीच में एक लाइन ड्रॉ हो जाती है। यहाँ से बच्चों का एक रिएक्शन होता है, जैसे कि अब मैंने कुछ चेक किया, मेरे बच्चों के पास कुछ मिला, तो मैं गुस्सा भी हो सकता हूँ, और यही गुस्से में बच्चे को मैं थप्पड़ लगा सकता हूँ, या फिर मैंने बच्चे को बोला कि यार क्यों किया, डांट दिया, तो बच्चे का जो रिएक्शन है मेरी प्रति, ये तो वो घर से भागेगा, या फिर वो मेरे ऊपर ही अटैक भी कर सकता है। यहाँ पे पेरेंट्स को कैसे डील करें? देखिए ये दिक्कत क्या आ रही है कि दिक्कत ये आ रही है कि उस बच्चे ने कभी देखा ही नहीं है कि उसको बड़े वाले डांट रहे हैं। हम हमारे पेरेंट्स से भाग के शहर में रहने लगे, हमारे कंबाइंड फैमिलीज नहीं रह रही। कंबाइंड फैमिलीज में आपने देखा होगा शाम को बैठा करते, बैठ के एक बैठक में बैठे रहते, कभी दादा धमका देता, कभी ताऊ धमका देता, कभी कुछ धमका देता। अब हम इकट्ठे नहीं बैठ पा रहे हैं, तो इकट्ठे नहीं बैठ पा रहे तो वो देख ही नहीं रहे कि मेरे बापू को भी कोई धमका रहा है, मेरी माँ को भी कोई कुछ बोल रहा है। अगर वो चीज़ें वो देखेंगे तो वो भी सहन करेंगे। वो अपने अपने फ़ोन लेके, अपनी अपनी चीज़ें लेके अपने अपने रूम में घुस जाते हैं। तो उनको यही नहीं पता कि कोई डांट भी सकता है आपको, कोई आपको कुछ बोल भी सहन सकता, इसीलिए नहीं है ना, उन्होंने देखा नहीं है, देखा ही नहीं। पहले हमने हमारे दादाजी के भी पैर दबाए हैं, ताऊ जी के भी दबाए हैं, सारी चीज़ करी हैं। तो वो चीज़ें बड़ी मायने रखती हैं। भाई आप इकट्ठे फैमिली को शाम को आधा घंटा एक बार बैठें अपने बच्चे के साथ, ज़रूर बैठें आप आधा घंटे, उसकी सारे दिन में सारी बातें सुने, तब आपका बात बनेगी। अदरवाइज सर आप एज अ डीएसपी ऑफ हरियाणा पुलिस, आपका जो क्षेत्र है वहाँ पे आप ड्रग्स को लेकर एक अवेयरनेस फैला रहे हैं, और बहुत सारे यूथ को आप ड्रग्स के नशे से बाहर लेकर आ रहे हैं। तो ये क्या मूवमेंट, आप इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए हम ड्रग्स फ्री पे स्टार्टिंग से मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि जैसे जो हमारी पंजाबी बेल्ट्स है और वहाँ के जो बच्चे हैं वो चंडीगढ़ जाके स्टडी कर रहे हैं +2 के बाद, जो है क्योंकि ठीक ठाक है वहाँ पैसा, या फिर जो नॉर्मल फैमिलीज़ है वो वहीं पे स्टडी कर रहे हैं। दिक्कत क्या आ रही है कि हम जब चंडीगढ़ में भेज रहे हैं बच्चे को, तो वहाँ पे जो सीनियर्स उसको मिलते हैं, वो सीनियर्स ये कहते हैं कि आप गांजा पी के आप स्टडी करो तो आपको पढ़ाई में दिल लगेगा, आप जहाँ 2 घंटे बैठ रहे हो वहाँ 4 घंटे बैठ पाओगे, ये करोगे वो करोगे। तो वो बच्चा उसमें अट्रैक्टिव हो जाता है। एक्चुअल में इंसान ना नेगेटिव चीज़ों के पीछे जल्दी अट्रैक्टिव होता है, कोई भी चीज़ वो ट्राई करते हैं।
तो बच्चा ट्राई करता है तो उसे उसमें मजा आना स्टार्ट हो जाता है। वो 1 महीने करता है तो 1 महीने बाद वो चीज़ असर करना बंद कर देती है। उसके बाद वो सेकंड ड्रग्स पे आ जाता है, फिर थर्ड ड्रग्स पे जाता है, और फिर एक ऐसा टाइम आ जाता है कि वो अपनी वेंस के अंदर इंजेक्ट करने लग जाता है। और जब वो इंजेक्ट करता है तब उसका ये हो जाता है कि अब मैं इसके बगैर नहीं रह पाऊंगा। तब उसको पेरेंट्स को पता लगता है कि मेरा बच्चा नशा करने लग गया। उसको फिर वो चंडीगढ़ से शिफ्ट करते हैं गाँव में, भाई तू वापस गांव में आ जा। वो गांव में रह ही नहीं पाएगा, क्यों? उसने जो गोल्डन टाइम था 2-3 साल उसने चंडीगढ़ के पब्स देखे हैं, सारी चीज़ें देखी हैं। बिल्कुल सही बात। वो चमक चौंध में इतना पागल हो जाएगा कि वो घर वालों के साथ लड़ना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल। तो वो चीज़ें कन्वर्ट हो रही हैं इसीलिए कि जो वो सीनियर्स हैं, वो जो हमारा जो कहते हैं कंपनीज है, वो गलत पकड़ लेता है बच्चा। तो उसको ऑब्जर्व करना चाहिए पेरेंट्स को। अगर आपने बच्चे को 1000 रुपये दिए हैं तो शाम को पूछो उसका क्या किया बेटे। 2000 दे दो, कोई बात नहीं, पूछ तो सकते हो आप। बिल्कुल। आपको अपने ही पैसे से और अपने ही बच्चे से पूछने में डर लग रहा है तो फिर आप क्या पेरेंट्स हैं? बिल्कुल। कम से कम पूछो यार, आपने 2000 नहीं, कोई नहीं बेटा बियर पी ली, कोई पी ली, कोई इट्स ओके यार, कोई बात नहीं, घर पी लिया, अगर घर फ्रिज में लगा दे। तब अगर आप दोस्त बन के रहेंगे तो ही आपके बच्चे आपके ठीक होंगे। और बच्चा पैदा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेडीज़ बच्चा पैदा कर देती है, इट्स ओके। उसकी पेरेंटिंग सबसे मुश्किल काम। उसको जब आप पालते हैं, पोसते हैं, तब पता आपको लगता है कि इसके घर के संस्कार क्या है। जी। आप देखेंगे ना कि अगर किसी डॉगी के बच्चे होते हैं 5-6 और वो माँ भोगती है तो बच्चे भी भोगते हैं। जी। जहाँ से बच्चे का नेचर होगा ना, वहाँ से आपको पता लग जाएगा इसकी पेरेंटिंग कैसी हुई है। सही बात है। तो ये मायने रखती हैं चीज़ें कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं, प्रकृति यही चाहती है कि जैसा मैंने आपको बनाया आप मुझे वैसा ही अच्छा इंसान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये लोग समझ नहीं पाते हैं, चमक चौंध में पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, तो ये चीज़ें नहीं हो पाती। आपने मुझे बताया था कि आप हरियाणा के जो सिंगर्स हैं, आप किसी सिंगर के साथ बैठे थे, क्योंकि सिंगर्स हरियाणा के बहुत ऐसे गाने बनाते हैं जो कि यूथ को बहुत गलत राह पर ले जा सकते हैं। कई कई गाने ऐसे हैं जो कि पुलिस वालों को ऐसा दिखाते हैं कि शायद पुलिस वाले अच्छे नहीं हैं या गैंगस्टर बड़े हैं, ड्रग्स और गन्स जो हैं वो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो आपका जो इंटरेक्शन हुआ था वो क्या था? देखिए, हम बैठते रहते हैं, हरियाणवी सिंगर्स आते रहते हैं, बातें होती रहती हैं, तो हम ये बात करते हैं उनसे, भाई आप ऐसे गाने क्यों गाते हो, इस तरीके के, भाई बुलेट तर रखिया, गेड़ी मोड़नू थार रखी, फलाना ऐ गाने रख जी। तो उस चक्कर में ना जो यूथ है, जो हमारे बच्चे हैं, वो पेरेंट्स के ऊपर हैवी हो जाते हैं, क्योंकि वो एक हैं और वो कहते हैं 11th-12th में कि पापा मुझे बुलेट दिलाओ। अब पेरेंट्स का एक ही बच्चा है, अगर वो बुलेट नहीं दिलाता है तो वो उसको कई बार डराने के लिए नींद की गोलियां खा लेते हैं। भाई आज 6 गोली खा ली, 7 खा ली, तो पेरेंट्स डर जाते हैं। और बच्चे को पता है अभी 6 गोलियों से मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन वो डरा रहे हैं जी। वो बच्चा एडमिट करवाना पड़ता है, फिर पेरेंट डर जाता है, दिला दे यार बुलेट। तो उन सिंगर से हमारी ये बातें हुई कि यार ऐसा गाने क्यों गा रहे हो, बच्चे इसकी तरफ अट्रैक्ट हो। वो बोले सर हम तो हनुमान चालीसा भी गा देंगे, लेकिन कोई सुने तो सही। लोग सुनना इसको पसंद करते हैं क्योंकि ये इजी टास्क है, उनको मज़ा आता है दिखावा करने में, उनको मज़ा आता है शोशेबाजी में। लेकिन अब इन सब पेज के ऊपर हमारा पुलिस का स्पेशल एक नज़र बनी हुई है। कोई भी अगर असले के साथ फोटो डाल रहा है या कुछ भी डाल रहा है, हम उसको उसी टाइम उठा लाते हैं। अच्छा भाई ये कहाँ से आया? अगर कोई लाइसेंस की भी डाल रहा है तो उसका लाइसेंस कैंसिल करने के लिए लिख देते हैं, भाई इसका लाइसेंस कैंसिल किया जाए। अच्छा। ताकि यूथ उसकी तरफ ना जाए, इस दिखावे की तरफ ना जाए। ये एक दिखावा है, और दिखावा कहते हैं कि थोड़ी देर का होता है, उसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ बड़ी टफ होती है। और अगर इस दिखावा के चक्कर में आप कुछ ऐसे केस में फंस जाओ तो शायद आगे का लाइफ भी आपकी पूरी बर्बाद हो जाती है। ऑटोमेटिकली आ जाता है। कई बार ये ऐसा नाम होता है कि मान लो आपने किया है क्राइम और मैं आपके साथ 4 साल पहले बैठा हूँ और उस टाइम की आपकी और मेरी फ़ोटो है, तो भी हम उसको उठा के लेके आते हैं, भाई तू 4 साल पहले बैठा था इसके साथ, बता कहाँ है। 4 साल पुराना केस। आप फोटो को बंदे को लेके आते हो। पूछताछ करते हैं, अगर आप नहीं मिल रहे हो तो हम पूछते हैं भाई तेरा दोस्त था 4 साल पहले इकट्ठे बैठे हुए, बता कहाँ जा सकता है। अब जिसके घर में पुलिस जा रही है और बंदा उठा के ला रही है तो क्या इज्जत रह जाएगी उसकी। बिल्कुल। तो ये चीज़ें ना आदमी को सोचनी चाहिए कि भाई ये गलत कंपनी है, वो हमेशा नुकसान करेगी। और ये सिंगर्स तो बेचारे क्या करें, उनको भी अपना घर चलाना इसलिए गाना गाते हैं। हाँ। तो हमने कई बार ऐसी ट्राई किया है कि भाई आप ऐसे गाने ना गाएं, तो कोशिश करते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन क्या करें, फिर भी समाज ही सुनना चाह रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा वो कहते हैं ना, वो भी टोटली वो कहते हैं भगत सिंह हमारे पैदा ना हो सामने वाले के हो जी। तो ये चीज़ें हैं कहीं ना। सर आपने एक इंसिडेंट और बताया था, अर्जुन अवार्ड जब आपको मिला था, सरकार ने जब हमारे प्रेसिडेंट ने आपको अवार्ड दिया था तो आप अपने ताऊ जी को लेकर गए थे, वो क्या कहानी थी? देखिए मेरे को जब प्रेसिडेंट अवार्ड 2014 में प्रणब मुखर्जी ने दिया तो मेरे ताऊ जी थे, तो वो हमारे घर में सारे मतलब एक आदमी की मानते हैं, तो हमारे ताऊ जी की ऐसी रेपुटेशन है कि उन्होंने जो दिन बोल दिया तो दिन है, रात बोल दी तो रात है जी। तो वो बड़े, तो मैंने उनको ताऊ जी चलो आपको वहाँ लेके चलता हूँ, तो वो थोड़े से घबराते हैं गाँव का आदमी बाहर जाने के लिए, चल यार मैं चलता हूँ,
तो मैं मेरे ताऊ जी को यहाँ लेके आया, अशोका होटल में 5 स्टार में हम रुके हुए थे। तो वहाँ की जब मैंने रोटी का वो बिल दिखाया, माँ ताऊ जी रोटी, बोला भाई मंगा ले, मैंने मंगवा ली। जब बिल आया तो वो 300 रुपये के आसपास की रोटी थी। वो बोला यार कितना बिल बढ़ा? मैं बोला जी 6000। तो बोला यार 300 रुपये की एक रोटी? बोला अब यार 300 में तो गाँव मंगवा दें सारा। मैं बोला जी है कोई बात नहीं, ऐसा ही होता है। बोला ठीक है। तो फिर जब प्रेसिडेंट साहब के साथ वो मिले ना वहाँ पे प्रणब मुखर्जी से, और उन्होंने बैठ के एक साथ जलेबी खाई। अच्छा। तो जिस जगह पे वो बैठे हुए थे ना जी, जो यहाँ दरबार लगता है प्रेसिडेंट साहब का, उस दरबार के पैरों में इंडिया गेट आता है। ओके। कभी आप अगर प्रेसिडेंट हाउस गए हो, कभी जी। जाएं, तो आप फील करें जहाँ दरबार लगा हुआ है ना, उनकी चेयर लगी है प्रेसिडेंट साहब की, तो उनकी पैरों में इंडिया गेट की ऊपर वाली चोटी आती है। वो जैसे 7-8 किलोमीटर का जितने भी किलोमीटर का राजपथ है, अच्छा, उसका सेम ही मतलब ऐसे इस तरीके से बना हुआ है कि वो पैरों में आ रही सीधा। अच्छा, मतलब इतने अच्छे तरीके से बनाया हुआ जी है। जी जी जी। तो वो चीज़ें मेरे ताऊ जी ने फील करी। तो ताऊ जी को फील करने के बाद जब ताऊ जी गाँव में गए, चलो वो तो ताऊ जी ने फील किया, अंदर ही अंदर खुश हुए। गाँव में जाके जब उन्होंने अपने साथियों को बातें बताई ना, तब मेरे पास कॉल आई गाँव वालों की। बोला भाई हमने भी घुमा लिया। भाई दूसरे चाचे ताऊओं की, दादों की, सबकी कॉल आई कि भाई हमें भी घुमा लिया, हमने क्या कर दिया भाई, हमें भी दिखा के ला, हमने भी प्राउड फील हो, हमारा गाँव का बेटा इतना अच्छा कर रहा है। तो वहाँ जब वो फ़ोन आए ना, तब हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि हमने कुछ अचीव किया जी। उससे पहले तो चलो एक्चुअली में चलती रहती रूटीन में लाइफ में सक्सेस मिलती रहती है, तो बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में देखी। एक मदर को आपके कहानी बता रहे थे जब आपकी मदर कुछ सामान लेने गई थी। जब मैं छोटा खेलता था, तो अभी हिसार में नेशनल हुई थी, जब मैं हिसार नेशनल का आपको बता रहा था, तो मेरी माँ अपनी रोड से सब्जियाँ खरीदते हैं हम, जब रेडी आती है या कुछ आती है, तो मेरी माँ ने ऐसी रोड पे रेडी जा रही थी तो उससे बेर खरीद लिए। तो बेर खरीदने के बाद वो बोली आप तो जी जय भगवान की माँ हो? बोली हाँ बेटा मैं जय भगवान की माँ हूँ। बोला जी मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। तो बोले क्यों बेटा? बोला जी वो अपने देश खातर खेलने लग रहा है जी, तो मैं अपने 40 रुपये की बेर नहीं दे सकता। तो वो बात मेरी माँ ने जब मेरे को घर आके बताई ना, तो मेरी आंखें भर आई। देखो जब आपके पेरेंट्स को और आपके नाम से पहचानने लग जाए ना, उससे बड़ा प्राउड का टाइम पल कुछ नहीं होता। बिल्कुल। तो उस दिन ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मतलब मैं ट्रेनिंग ज़्यादा करने लग गया, जहाँ मैं कम, ऐसा लगता था भाई ट्रेनिंग कहीं कम ना रह जाए, जो लोग मुझसे उम्मीद कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं मैं पीछे ना हट जाऊँ। बिल्कुल। तो जहाँ 2 घंटे ट्रेनिंग करते थे वहाँ 2.5-3 में कन्वर्ट हो जाती थी, और कई बार लगता है ना कम की है तो हम 3 टाइम करते थे। अब मोटिवेशन फैक्टर बढ़ गया आपका। अगर आप उस चीज़ को पॉजिटिव लोगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो लाइफ में ऐसे ऐसे डिसीजन आते रहे, करते रहे। तो हमेशा जो भी लोग आपके ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं उसको आप पॉजिटिव लें। एक्चुअल में जिसने ज़िंदगी में कुछ किया नहीं है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, और ना ही वो करना चाहता है। गांव में ऐसी ऐसी बैठकें बहुत सारी हैं जो बैठे रहते हैं, और कोई लड़का पढ़ने जा रहा है तो उसको ये बोलते हैं कि भाई कहाँ बैग उठा के जा रहा है, कि डीसी लगेगा। ये वर्ड्स होते हैं उनके, भाई क्या डीसी लगेगा जी। तो वो क्या कहते हैं उस बच्चे को, रख दे बैग और जाओ औका भर ला, कहते हैं अपने कई हैं पेरेंट्स भी हैं, कई तरीके के। क्या करेगा पढ़ के? हाँ क्या करेगा पढ़ के, जाओ औका भर ला। हाँ औका भर। तो वो बच्चे का जो बैग उसने रखवाया है ना, वो लाइफ टाइम में उसको 10 साल के बाद पता लगेगा, क्योंकि वो और भी खुश होता है कि ठीक है कॉलेज में नहीं जाना पड़ा यार, ठीक है बढ़िया है, चाचा ने कह दिया, ताऊ ने कह दिया, बैठ जाए यार। लेकिन ये नहीं पता उसको कि आने वाला बड़ा नुकसान उसका कितना बड़ा है। तो इन चीज़ों को, नेगेटिव बातों को पॉजिटिव में ले जाके और उनको डीसी लग के दिखाओ, तब वो आपके साथ साथ चले। तो मेरा ये मानना रहा है हमेशा कि लोग जो भी ताने मारते थे ना, मैं उनका जवाब नहीं देता, मैं मेहनत करता रहता। जब मेडल जीत के आता था ना, मैं जीप में ऊपर खड़ा होता था और वो आदमी आगे ढोल पे बाजते हुए नाचते हुए मिला करते, जो मेरे को ये कहा करते कि यार के गुंडा बनाएगा तुम। तो स्पोर्ट्स में ये होता था ना, इमेज अच्छी नहीं होती स्पोर्ट्स पर्सन की, बदमाश बनेंगे। हाँ, और वो भी बॉक्सिंग। तो वो लोग से मतलब हमारे, जब मैं जीत के आता था तो वो मेरे को माला पहनाया करते, वो मेरे को मेरे ढोल में नाच रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। तो वो चीज़ें थी ना बड़ी, मतलब आई थिंक वही सबसे बड़ा रिवेंज भी है और वही सबसे बड़ी सक्सेस भी है कि आपको जो पसंद नहीं करते थे, आज वो आपके लिए लाइन में लग के आपको माला पहनाने के लिए आए हैं। वो मुझे अब ये कहते हैं जी कि मैं हमारे बेटे को नौकरी लगवा दूँ। मेरे उस दिन मतलब आप ना, मतलब किसी को बातों से जवाब मत दो, आप रिजल्ट से जवाब दो। रिजल्ट से आप जवाब दोगे तो दुनिया आपके पीछे पीछे चलेगी। आपने देखा होगा हर किसी के लिए लोग बुराई करते हैं, जब आप किसी की बराबरी नहीं कर पाते तो वो आपकी बुराई करेंगे ही करेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो। एक दिन मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर साहब बोले कि यार जय भगवान तेरे बारे में यार लोग अच्छा नहीं बोलते, और मैं उन लोगों में नहीं बैठता जो अच्छा, मतलब जो लोग मेरे बारे में बोल रहे हैं। बोले पापा कौन नहीं बोलते? बोले यार वो फलाने फलाने फलाने। मैं बोला पापा वो जो लड़के मेरे साथ जो बचपन में मेरे साथ खेला करते, बट वो सक्सेस नहीं हो पाए और वो ड्रग्स एडिक्ट हो गए,
अब वो तो उसी महफिल में बैठ रहे हैं, मेरे घर में, मेरे गांव के आर बार ही बैठ रहे हैं, बापू भी उन्हीं में बैठ जाते हैं, शाम को भी सारे आगे बैठ गए। तो वो कहते जी जय भगवान तो हमारा फ़ोन नहीं उठाता जी, जय भगवान तो हमसे बात नहीं करता जी, जय भगवान तो ये नहीं करता जी। तो मैं बोला पापा उनको भगवान ने भी मौका दिया था और हमने भी मौका दिया था, हम एक साथ ट्रेनिंग करने जाते थे जी। जब हम ट्रेनिंग करने जाते थे वो बाथरूम में खड़े होकर सिगरेट पीते थे, मैं ट्रेनिंग करता था। तो उस वजह से मेरी कंटिन्यूटी बनी रही और मैं सक्सेस हो गया। अब वो सक्सेस नहीं हो पाए तो वो अपनी अंदर की जो जेलस है ना वो निकाल रहे हैं कि हमारा फ़ोन नहीं उठाता। बिल्कुल। अब मैं ड्रग एडिक्ट का आदमी का फ़ोन उठाऊंगा तो मेरे उनमें क्या डिफरेंस है? बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग करते हैं आपकी बुराइयां, करने दो और चलते रहो। आई थिंक ये सबसे बड़ी बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। हाँ। लाइफ में जब आप कुछ बड़ा अचीव करने के लिए जाते हो तो कुछ रोकने वाले जो लोग होते हैं वो हमेशा आपको कुछ ना कुछ बहाने से रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको आगे बढ़ते रहना है। अपने पेरेंट्स को भी दिखाना है, सोसाइटी को भी दिखाना है, सबसे बड़ी बात आपको खुद को सेटिस्फाई करना है कि मैंने जीवन में कुछ ऐसा किया। और एक्चुअल में इस चीज़ के लिए ना मेरा आइकॉन विजेंद्र सिंह है। मैं स्टार्टिंग से मतलब उसकी गाड़ी विजेंद्र को कम आती थी, ड्राइव मुझे अच्छी आती थी बचपन से, तो मैं ड्राइव करता। तो जो ड्राइवर होता है उसकी तो बहस होती रहती है रोड के ऊपर, चलते चलते हो जाती है, कोई बीच में लगा देता है और लगा देता है ऐसी गाड़ियाँ। तो उस टाइम पे मैं उसको देखता था, बड़ा काम था, मतलब बिल्कुल यार मैं मतलब उस आदमी के फैन थे, मेरा दोस्त था। देखिए अपने अगर परिवार में कोई अच्छा है तो उसकी बड़ाई करने में हमारा कुछ नहीं जाता। और लोग ये कहते हैं कि यार दोस्त के साथ कंपटीशन होता है, मेरा उसके साथ कभी कंपटीशन नहीं हुआ। मैं बड़ा खुश हुआ करता, मतलब जहाँ भी मुझे होता था ना। और एक बारी 2007 के अंदर मेरा हाथ टूट गया ओलंपिक क्वालिफाई के टाइम पे। 2007 के ओलंपिक्स भी विजेंद्र खेला था, 8 वाले भी मैं नहीं खेल पाया था, मेरा हाथ टूट गया था। तो विजेंद्र वहाँ से रूटीन में फाइट जीतता, मुझसे बातें होती थी यार रोज। तो जैसे ही जीत के आया तो हमने वेलकम किया उसका। वेलकम करते ही फर्स्ट बात उसकी ये थी कि तेरे हाथ का ट्रीटमेंट चाहे साउथ अफ्रीका से हो चाहे कहीं से हो मैं करवाऊँ। और एक्चुअल देखिए मेरे को एक दिन उसने ये बात बोली, बोला यार बुरा ना मानिए एक बात बताऊँ। मैं बोले बता भाई। बोला यार मन ने तेरा गेम बहुत बढ़िया लगा, मैं तेरा फैन हूँ यार, मेरे को तेरी फाइट देखने में बहुत स्वाद आया। ऐसी ऐसी बातें बोला करता हूँ। मैं बोला यार तू तो कोई बात नहीं यार, हो जाएगा करे कई बार। बोला ना मेरे को तेरा गेम देखने में बड़ा मजा आता है। मैं बोला ठीक। उसने मेरे को स्पेशल फिजियो दे के मेरे हाथ का ट्रीटमेंट कराया और फिर मैंने दोबारा से इंडिया टीम में वापसी करी और फिर दोबारा मैंने को एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक्स खेले। तो मतलब ऐसा दोस्त एक ज़िंदगी में होना चाहिए जो आपको हमेशा प्रेज करता रहे, चल भाई चल भाई चल। बिल्कुल, ये तो दोस्ती में बेइंतहा मोहब्बत का एक एग्जाम्पल हो आप दोनों। बहुत। और जय भगवान जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आज आप यहाँ आए, जितना हमें ऑनर्ड फील हो रहा है उतना ग्रेटफुल भी फील हो रहा है कि आप जैसी पर्सनैलिटी हमारे बीच में बैठ के इतने अच्छे मैसेज आपने दिए, हरियाणा पुलिस को लेकर भी और अपने स्पोर्टिंग करियर को लेकर भी, यूथ के लिए भी। मैं चाहूँगा आप एक मैसेज दें कि जो यूथ राह से बिगड़ जाता है या जो कुछ बड़ा करने जा रहा है वो कुछ आपकी लाइफ से सीखे, और जो भी आपने चैलेंजेस फेस करे हैं वो कैसे फेस करें, आप एक मैसेज ज़रूर दे दीजिए। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो मेरा यूथ है, जो बच्चा है, वो आजकल हम परिवार में देख रहे हैं कि किसी के 96% नंबर आ रहे हैं, किसी के 100% नंबर आ रहे हैं, फिर भी बच्चा सक्सेस नहीं हो पा रहा है। ये चीज़ें आप देख रहे हैं, स्कूल्स ने भी और वो कर रखा है। तो मैं आप यूथ को बोलना चाहूँगा कि सक्सेस नंबरों से नहीं मिलेगी, सक्सेस मिलेगी आपके अंदर से स्ट्रॉन्ग होने में, विल पावर स्ट्रॉन्ग होने से। आप आपकी लाइफ में 100% एफर्ट कीजिए, 100 का 100 जितना आप कर सकते हैं। उसके बाद भी आप किसी तरह नंबर आ रहे हैं, आप उससे सेटिस्फाई हों। और जो आज का जो टाइम है उसके अंदर आपके ना लाइफ के अंदर हज़ारों रास्ते खुले हुए हैं। जब पहले क्या होता था, या तो आप पढ़ लो या आप खेल लो, 2 ही ऑप्शन होते थे। अभी आपके पास अगर आप अच्छा डांस कर रहे हैं तो भी आप अच्छा कमा रहे हैं, आप अच्छी कोचिंग दे रहे हैं तो भी अच्छा कमा रहे हैं, आप अच्छा पढ़ रहे हैं तो भी अच्छा कमा रहे हैं, आप अच्छा कुकिंग कर रहे हैं तो भी अच्छा कमा रहे हैं। इतने रास्ते खुले हुए हैं कि आप आपकी लाइफ के अंदर अगर बेस्ट हैं तो आपको ना ड्रग्स करने की ज़रूरत है, ना आपको कुछ करने की ज़रूरत है। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा कि आप ये छोटा सा मैसेज हमारी तरफ से सारे यूथ में फैल जाए। और भाई एक बात सारे भाइयों को बोलना चाहूँगा कि अपने पेरेंट्स के साथ आधा घंटा ज़रूर बैठें। उससे बड़ा आपके पास नॉलेज कोई नहीं है, उससे बड़ा टीचर नहीं है। तो आप आधा घंटा अपने पेरेंट्स को ज़रूर दें। थैंक यू सो मच सर, और आपकी लाइफ के लिए भी आगे वी विश यू ऑल द बेस्ट। और हमारे यूथ के लिए, हमारे ऑडियंस के लिए जो हमें देख रहे हैं, आप ये पूरा एपिसोड देखिए और इसके बहुत सारे शॉर्ट्स सर के इंस्टाग्राम पे भी आएंगे, उनको भी फॉलो कीजिए, सोशल मीडिया हैंडल्स उनके, और हमें देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।